हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी आदि ही मिस्ट्री मेन स्टोरी सुनना चाहते हो तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आज से एक्स्ट्रा एपिसोड नहीं अपलोड करूंगी क्योंकि आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हो और आज 9 एपिसोड अपलोड हुआ है और कल से 5 एपिसोड अपलोड होगा। ओके, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एपिसोड 132 रुद्राक्ष के करीब। अब तक आपने सुना कि रुद्राक्ष अपने स्पेशल बॉडीगार्ड्स अनाहिता के पीछे छोड़कर अमेरिका के लिए निकल चुका है और वही हिमेश मल्होत्रा भी अनाहिता के साथ अपनी मां को लेने के लिए गांव निकल चुका है। अब आगे, जब हिमेश मल्होत्रा ने अनाहिता की मासूम मुस्कुराहट देखी तो उसने हल्के गुस्से में ना में सर हिलाया और कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी जो कहा उसका एक भी शब्द तुम्हें समझ में आया। कोई बात नहीं, छोड़ो इन सबको, लेकिन आज के बाद तुम हमेशा ही किसी न किसी तरीके से हमेशा उसके आसपास रहने की कोशिश करना, एक बॉडीगार्ड या फिर असिस्टेंट की तरह। तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी या अनाहिता, और जल्द से जल्द हो सके तो माँ भी बन जाओ जिससे तुम्हारी पोजीशन उसकी वाइफ की तौर पर कंफर्म हो जाए। अनाहिता के चेहरे पर वह प्यारी सी मुस्कुराहट अभी थी और उसने कहा, ओके डैड। उसका जवाब सुनकर हिमेश मल्होत्रा अपने आप में ही कुछ बड़बड़ाया और आंखें बंद करके सर पीछे टिक लिया। उसे एहसास हुई नहीं हुआ कि अनाहिता के भले ही होठ मुस्कुरा रहे थे मगर उसकी मुस्कुराहट उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी और उससे बात करते वक्त अनाहिता की आंखें बिल्कुल ठंडी थी। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद अनाहिता ने अपना सर घूमकर खिड़की के बाहर का नजारा देखना शुरू कर दिया, लेकिन पता नहीं कैसे हिमेश मल्होत्रा की बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। क्या सचमुच रुद्राक्ष इतनी सारी लड़कियों से हमेशा गिरा हुआ रहता होगा और क्या सचमुच कई सारी लड़कियां रुद्राक्ष के करीब आने की कोशिश करती होगी? हाँ हो, ऐसा होता ही होगा, ऐसा वह क्यों नहीं करेंगी? आफ्टर ऑल उसके गुस्से के अलावा उसमें कोई कमी भी तो नहीं थी। अनाहिता यह सब सोचते हुए काफी अनकंफर्टेबल हो रही थी, लेकिन उसने जल्दी से अपने ख्यालों को झटक दिया। अगर वह इस तरह का इंसान होता है तो आज तक उसकी कई सारी लड़कियां गर्लफ्रेंड होती और वह जिस तरह का कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ साइन कर चुका है वह भी नहीं करता। यही सब सोचकर अनाहिता ने अपनी दोनों उंगलियों से धीरे धीरे अपना सर मसाज किया और ज्यादा इस बारे में ना सोने का फैसला किया। जल्दी अंधेरा होने लगा। उनके पूरे रास्ते में अनाहिता हाईवे और छोटे छोटे गांव से गुजर रही थी। लगभग रात के वक्त वह लोग हिमेश मल्होत्रा के होमटाउन पुणे के पास एक छोटे से गाँव में पहुँचे। वह गांव कोयले की खदानों से भरा हुआ था। कोल माइनिंग बिजनेस के लिए यह जगह बहुत ही अच्छी थी। शायद यही कारण था कि मल्होत्रा परिवार राठौर परिवार में शादी होने से पहले भी थोड़ा बहुत अमीर था। लेकिन अनाहिता ने जब आसपास नजर घुमाई तो उसे एहसास हुआ कि इस गांव में कुछ तो गलत है। जैसा इस गांव का नेचर था उसके हिसाब से ही यहाँ रहने वाले हर एक परिवार को काफी अमीर होना चाहिए था। लेकिन जिस भी रास्ते से और जिस भी घर के सामने से उनकी गाड़ी होकर गुजरती वह हर घर बहुत बुरी तरह डैमेज थे। पूरे गांव में एक भी ठीक ठाक दिखने वाला घर नहीं था। जितने भी घर थे वह बहुत ही टूटे फूटे और खंडहर हालत में थे। ऐसा कैसे हो सकता है? अनाहिता जब इसी सवाल में उलझी हुई थी, वह एक तेज आवाज चारों तरफ सुनाई दी। वह गाड़ी के अंदर बैठे हुए भी महसूस कर सकती थी कि जमीन हिल रही है। क्या यह एक भूकंप है? अनाहिता ने बाहर नजर घुमाई तो उसने देखा कि वह घर जिनकी हालत पहले से ही खराब थी, इन सब की वजह से उनके छत की छप्पर भी नीचे गिर रही थी और टूट रही थी। क्या यह एक अर्थक्वेक है डैड? अनाहिता ने बेचैनी से हिमेश मल्होत्रा की तरफ देखकर कहा तो हिमेश मल्होत्रा अभी भी सो रहा था। उसने अपनी आंखें मलते हुए उसे यकीन दिलाया, नहीं, यह कोई अर्थक्वेक नहीं है, चिंता मत करो, यह पक्का उसे एक्सप्लोजन का साउंड होगा जो अक्सर कोयले की खदानों में होती रहती है। अनाहिता ने राहत महसूस की उसकी बात सुनकर। वह ठीक कह रहा है, अगर अर्थक्वेक होता तो इतनी तेज आवाज कहाँ से होती? यह पक्का कोयले की खदानों में कोई बड़ा धमाका ही हुआ होगा। लेकिन अगले ही सेकंड उसके दिमाग में यह ख्याल आया कि इतना तेज धमाका पक्का गांव वालों की लाइफ को इफेक्ट करता होगा। कई देशों में यहाँ तक कि उनके देश में भी इतने बड़े धमाके पर बड़े अधिकारियों को खबर कर दी जाती थी, जिसकी वजह से या तो ज्यादातर माइंस बंद हो जाती थी या फिर उनमें काम करवाने पर सरकारी तौर पर रोक लगा दी जाती थी। अनाहिता इससे ज्यादा कुछ और सोच पाती उससे पहले ही उनकी गाड़ी एक ठीक ठाक दिखने वाले घर के सामने जाकर रुकी। हम पहुँच गए, नीचे उतरो, हिमेश मल्होत्रा ने कहा। यह सुनकर अनाहिता ने गाड़ी का दरवाजा खोला और गाड़ी से बाहर आई। उसने ध्यान से सामने घर को देखा जो ऊपर से बाकी घरों की तरह थोड़ा खंडहर टाइप का ही लगता था, लेकिन वह काफी स्ट्रांग मटेरियल से बनाया हुआ था। लेकिन फिर भी वह बिल्कुल एक मामूली सा घर था और हिमेश मल्होत्रा के बड़ी परिवार के होने के बावजूद ऐसे घर की उम्मीद अनाहिता को नहीं थी। इस आदमी के साथ हुआ क्या है? क्या यह इतना कंजूस है कि इसने अपनी माँ के लिए भी एक ठीक ठाक घर नहीं बनाया?
लेकिन जल्दी यह ख्याल हटा दिया। आफ्टर ऑल वह यह सच नहीं इनकार कर सकती थी कि उसके वापस लौटते ही हिमेश मल्होत्रा ने उसे पॉकेट मनी के तौर पर कितने ज्यादा पैसे दिए थे। उतने पैसे में तो एक घर आसानी से बन ही जाता। अनाहिता बहुत कंफ्यूज थी, लेकिन जैसे ही उसने घर के गार्डन में कदम रखा उसे एक बूढ़ी औरत की बहुत ही तेज आवाज सुनाई दी, जिससे उसके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए। मैंने तुम लोगों से पहले भी बहुत बार कहा है, मेरे पास पैसे नहीं है तुम लोगों को देने के लिए और ना ही तुम्हारा घर बनवाने के लिए। क्या तुम्हारा घर अभी भी खड़ा नहीं है? उसमें करने की क्या जरूरत है? और उसके अलावा मेरे घर की हालत देखो, मैं अपने घर को भी ठीक नहीं करवा पा रही हूँ। तुम मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे कैसे हो सकते हैं? देखो जाकर ध्यान से, कोयले की खदानों से कोयला निकल ही नहीं रहा है। जिससे कोई फायदा हो तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि मैं कभी कभी तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ। अनाहिता ने एक खिड़की के टूटे हुए हिस्से से गार्डन में खड़ी कैकेयी मल्होत्रा को देखा, जो एक येलो लाइट की रोशनी में खड़ी थी और उसका चेहरा झुर्री से भरा हुआ था। उसके चेहरे पर बहुत ही दयनीय एक्सप्रेशन थे और उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज मैं सिर्फ एक बूढ़ी औरत हूँ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं कसम खाती हूँ अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं जरूर तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी। उसके सामने एक बहुत ही फटे पुराने कपड़ों में एक आदमी खड़ा था और अनाहिता इतनी दूर से भी उसे आदमी के कपड़ों को ध्यान से देख सकती थी, जिन्हें कई बार फटने के बाद शीला गया था। उस आदमी के बगल में ही एक छोटा सा बच्चा भी खड़ा था, जो तकरीबन 10 साल का लग रहा था और जिसने भी ठीक वैसे ही फटे और पुराने कपड़े पहने हुए थे और वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बड़ों को बात करते हुए देख रहा था। उस आदमी ने एक गहरी सांस छोड़कर कहा, मैं भी आपको फोर्स नहीं करना चाहता मैम, मगर सचमुच मुझे पैसों की जरूरत है। बारिश का मौसम शुरू हो गया है और एक बार बारिश होना शुरू हो गई तो मेरा घर तालाब बन जाता है, जिसमें हम नहीं रह सकते। उसकी यह बात सुनकर कैकेयी अपने पॉकेट को टटोला और उसमें से कुछ पैसे निकालते हुए उसे आदमी को देते हुए कहा, यह 200 रुपए है, अभी मेरे पास इतने ही है, अभी के लिए इसे लेकर अपनी छत को ठीक कर लो, प्लीज अभी यहाँ से चले जाओ, मुझे यहाँ से कल अपनी पोती मायरा की अंतिम संस्कार के लिए जाना है, प्लीज उससे पहले शांति से रहने दो। यह बात सुनते ही उसे आदमी ने शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया और अपने बगल में खड़े बच्चे का हाथ पकड़कर जल्दी से घर से बाहर जाने लगा। जब वह लोग बाहर के दरवाजे के सामने आए तो वहाँ उन्हें हिमेश मल्होत्रा और अनाहिता खड़े हुए दिखाई दिए। हिमेश मल्होत्रा को देखते ही उसे आदमी की आंखों में चमक आ गई, जैसे उसे एक नई उम्मीद में मिल गई है। अंदर ही अंदर हिमेश मल्होत्रा उसे आदमी से मिलना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसने अपना गला साफ किया और एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ उसके सामने गया। कैसे हो सत्येंद्र, काफी वक्त हो गया मिले हुए, हिमेश मल्होत्रा ने उसे आदमी से कहा और अपनी आंखों के कोनों पर हल्की सी उंगली घुमाई, जैसे वह अपने आंसू साफ कर रहा हो। उसको इतना दुखी देखकर वह आदमी, जिनका नाम सत्येंद्र कुमार था, उन्होंने अपने शब्द अपने पास ही रख लिए और हिमेश मल्होत्रा का कंधा थपथपाते हुए कहा, मुझे बहुत दुख हुआ सुनकर हिमेश मल्होत्रा ने हमें सर हिलाया और कहा, मुझे कुछ वक्त चाहिए, मुझे कुछ वक्त दो, एक बार मायरा की 13वीं हो जाए तो मैं खुद कर यहाँ के बिजनेस पर ध्यान दूंगा और कुछ पैसा होते ही मैं तुम लोगों के घर के रिनोवेशन के लिए तुम्हें दूंगा। तुम यहाँ पर इतने सालों से हमारे साथ काम कर रहे हो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं और तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगा। इस वक्त इन सब की चिंता मत करो, पहले तुम मायरा के अच्छे से अंतिम विदाई पर ध्यान दो और यह बाद में सबको बता दूंगा, वह लोग भी तुम्हें पैसे के लिए परेशान नहीं करेंगे। थैंक यू सत्येंद्र। हिमेश मल्होत्रा ने आगे बढ़कर हल्के से उसे आदमी को गले लगाया और उसके बाद छोटे से बच्चे की तरफ झुककर बोला, हेलो तुम अभय हो ना, क्या तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? वह छोटा सा बच्चा है जो सत्येंद्र जी का बेटा अभय था। उसने हिमेश मल्होत्रा को देखा और बहुत ही मासूमियत से कहा, आपकी माँ ने अभी अभी कहा कि उनके पास पैसे नहीं है, क्या आप मुंबई में नहीं रहते अंकल? क्या आपके पास भी पैसा नहीं है? 2 सालों से स्कूल नहीं गया हूँ, क्या आप मेरी डैड को थोड़ा पैसा नहीं दे सकते? उसकी यह बात सुनते ही हिमेश मल्होत्रा के चेहरे पर ऑकवर्ड एक्सप्रेशन आ गए। वह उसकी बात का कोई जवाब देना ही वाला था, उससे पहले ही सत्येंद्र ही जल्दी से बच्चे का मुंह बंद करते हुए माफी मांगते हुए कहा, मैं बहुत माफी चाहता हूँ हिमेश, इसका वह मतलब नहीं था, हम यहाँ से जाते हैं, तुम जाकर अंदर अपनी माँ से मिलो। इतना कहकर वह जल्दी से अभय का हाथ पकड़ते हुए उसे वहाँ से खींचते हुए ले गया। अनाहिता की नजर छोटे से बच्चे अभय के कपड़ों और हाथ पर थी, जिस पर अभी भी कोयले की राख लगी हुई थी और उसके हाथ के नाखून भी काले पड़ गए थे। साफ था कि वह भी अपने पिता की तरह पूरा दिन कोयले की खदानों में काम करता है। सब कुछ अनाहिता के आंखों के सामने साफ हो गया। हिमेश मल्होत्रा और उसकी माँ दोनों ही गांव वालों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। न सिर्फ उनकी वजह से गांव वाले इतने गरीब हैं कि उन्हें एक टूटे फूटे घरों में रहना पड़ रहा है, बल्कि उनकी इतनी बुरी हालत है कि वह अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज सकते। अनाहिता को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज के जमाने में भी आज ऐसा सब कुछ होता है।
अचानक से उसे समझ में आ गया कि अचानक ही आज क्यों हिमेश मल्होत्रा ने यहाँ आने के लिए अपनी सबसे सस्ती गाड़ी को गरज से निकला थी। उस गाड़ी की कीमत सिर्फ कुछ लाख रुपए में थी, जिसे हिमेश मल्होत्रा मुंबई शहर में बहुत कम ही चलाया करता था। जब अनाहिता को यह बात समझ में आई तो उसका दिल गुस्से से भर गया। यह आदमी उसे कभी हैरान करना बंद ही नहीं करता। जितना वह इस आदमी को जानती है उतना उसकी नफरत उसे आदमी के लिए बढ़ती जाती है। इतना गिरा हुआ कोई कैसे हो सकता है। इसी गुस्से में अनाहिता के दिमाग में एक अच्छा ख्याल आया जो मल्होत्रा परिवार को बर्बाद करने के लिए काफी था। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 133 कैकेयी का अनाहिता को परेशान करना। अब तक आपने सुना कि रुद्राक्ष बिजनेस ट्रिप के लिए अमेरिका निकल जाता है और अनाहिता हिमेश मल्होत्रा के साथ गांव आई हुई है उसकी मां को लेने, जहां अनाहिता को कुछ चौंकाने वाली बातें पता चलती है। अब आगे। जैसे ही सत्येंद्र जी और अभय वहां से गए, हिमेश मल्होत्रा के चेहरे की एक्सप्रेशन फिर से नॉर्मल हो गए और उसने सामने से आते हुए अपनी मां को देखकर पूछा, आप कैसी हैं मां? क्या आप वह दवाइयां ले रही है जो मैंने आपको भिजवाई थी? कैकेयी ने हमें सर हिलाया और कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यह शायद माहिरा होगी। अनाहिता अपने ऊपर कैकेयी की तेज नजरें महसूस कर रही थी, जैसे वह उसके चेहरे को स्कैन कर रही हो। अनाहिता एक नजर सामने वाली औरत को देखकर ही बता सकती थी कि इससे डील करना मुश्किल होने वाला है। लेकिन अनाहिता ने जल्दी से अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लाकर मीठी आवाज में कहा, हाँ दादी माँ मैं माहिरा हूँ। हाँ। कैकेयी ने हमें सर हिलाया और अनाहिता के आसपास घूम घूम कर उसे सर से लेकर पांव तक देखने के कुछ वक्त बाद बोली, तुम बिल्कुल अपनी मरी हुई माँ की रही देखती हो। उम्मीद है कि तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारी किस्मत दोनों उसकी तरह ना हो उसकी। यह बात सुनते ही अनाहिता के हाथों की मुट्ठी आकाश गई, लेकिन उसने अपने कपड़ों के अंदर अपने हाथ को छुपा लिया और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। एक गहरी सांस लेने के बाद उसने अपने चेहरे पर वह जबरदस्ती की मुस्कुराहट बनाए रखी और जवाब दिया, आपकी फिक्र के लिए थैंक यू दादी माँ, मगर मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी। यह अच्छी बात है कि ऐसे ही रहो। तो कैकेयी ने अपनी आंखें छोटी करके उसे गुस्से में घूरा और कहा, मगर तुम बहुत पतली हो, तुम एक बच्चे को जन्म कैसे दोगी? तुम्हें थोड़ा वजन बढ़ाना चाहिए। देखो तुम इतनी पतली हो कि हवा के झोंके से उड़ जाओगे। ज्यादातर अमीर लोगों को ऐसी लड़कियां पसंद नहीं आती और अमीर परिवारों में ऐसा माना जाता है कि पतली लड़कियों उनके बेटे को जन्म नहीं दे सकती। कोई भी अमीर परिवार तुम्हें अपनी बहू नहीं बनाएगा। यह सब सुनने के बाद अनाहिता की वह जबरदस्ती वाली मुस्कुराहट भी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। क्या लड़कियां सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन होती है इस औरत की नजरों में? अब अनाहिता को समझ में आया कि हिमेश मल्होत्रा ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसी माँ वैसा बेटा। अनाहिता ने जब देखा कि है औरत आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली है, तो उसने एक मासूम चेहरा बनाकर हिमेश मल्होत्रा की तरफ देखा, जिसे देखकर हिमेश मल्होत्रा जल्दी से आगे आया और उसने कहा, माहिरा अभी भी बच्ची है, आप उसे इस तरह डराइए मत। और उसके अलावा हम पूरे दिन सफर करके आए हैं, क्या आपने थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए बनाया है क्या? कैकेयी ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम मुझे ध्यान से देखो, मैं कितनी बूढ़ी हो गई हूँ। क्या तुम लोग सचमुच यह उम्मीद कर रहे हो कि तुम लोगों के लिए मैं खाना बनाऊंगी? मैं तुम लोगों का इंतजार कर रही थी, तुम लोग यहाँ आकर मेरे लिए खाना बनाओगे। उसकी यह बात सुनकर हिमेश मल्होत्रा ने अपना गला साफ करते हुए कहा, वेल मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप अपने लिए एक कुक हायर कर लीजिए, लेकिन आप ही ने वह आइडिया से अपने से इनकार कर दिया। क्या तुमने देखा नहीं अभी अभी क्या हुआ? कैकेयी ने गुस्से में उसे घुरा और कहा, तुम कैसे सोच सकते हो इस तरह के हालातों में एक कुक हायर करने का? वह भिखारी जो अक्सर हमारे दरवाजे पर आकर रोज रोज भीख मांगते रहते हैं, उनके सामने मैं कैसे अपने लिए एक कुक रख सकती हूँ? उसकी बातें सुनकर हिमेश मल्होत्रा शांत पड़ गया। उसके बाद कैकेयी ने अनाहिता की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम गाँव में नहीं पली पड़ी? क्या तुम खाना नहीं बन सकती, या फिर तुम पूरी तरह से अपनी माँ की तरह ही हो, किसी भी चीज में अच्छी नहीं और कामचोर? अनाहिता के चेहरे पर वही जबरदस्ती वाली मुस्कुराहट थी। उसे मन कर रहा था कि वह इस औरत के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारे, लेकिन फिर भी उसने खुद को कंट्रोल किया और कहा, मैं खाना बना सकती हूँ, किचन कहाँ है दादी माँ? कैकेयी ने गुस्से में दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा, वहाँ पर है, मगर वहाँ कोई सामान है नहीं। तुम्हें सब सब्जियाँ जमीन खोदकर खुद निकालनी होगी। वह सारा सामान वहाँ पीछे के बैकयार्ड में बोया हुआ है। तुम्हें जिन सब्जियों की जरूरत है वह खुद कर निकालो। अनाहिता अपनी जगह पर जम गई और कैकेयी कहीं की बातों से हैरान होगी, वह हमें सर हिलाने ही वाली थी। तभी हिमेश मल्होत्रा ने आगे आकर कहा, मैं अभी ड्राइवर को सब्जी लेने के लिए भेज देता हूँ, माहिरा को परेशान होने की जरूरत नहीं है।
ड्राइवर? कौन सा ड्राइवर? कैकेयी ने गुस्से में मुंह बनाते हुए आईब्रो उठाकर उसे देखा और कहा, मैंने आसपास के लोगों को सबसे कहा हुआ है कि वह ड्राइवर तुम्हारा दोस्त है और वह गाड़ी भी उसी की है। क्या तुमने कभी देखा है कि एक मेहमान जमीन से सब्जियां खोद कर निकलता है और उसके अलावा सिर्फ जमीन से सबसे ही तो निकली है? क्या तुम्हें डर है कि इतनी नाजुक है कि अपनी उंगली तोड़ लेगी? हिमेश मल्होत्रा काफी ऑकवर्ड फील कर रहा था। उसे अनाहिता के परेशान होने की चिंता नहीं थी, उसे बस इस बात की चिंता थी कि कहीं अनाहिता इन सब के बारे में बाद में रुद्राक्ष को ना बता दे। लेकिन तभी उसके दिमाग में यह ख्याल आया कि यह इतना भी बुरा आइडिया नहीं है। आफ्टर ऑल, जब से वह अनाहिता को घर लेकर आया था तब से वह कितनी आराम की जिंदगी जी रही थी। यही मौका है उसे यह एहसास दिलाने का कि उसकी बात ना मानने पर उसके साथ क्या हो सकता है। इसी सोच के साथ हिमेश मल्होत्रा ने अपनी मां के साथ बहस करना बंद कर दिया और अनाहिता की तरफ देखकर बोला, ध्यान से काम करना। इतना कहकर वह मुड़कर अपनी मां के साथ मायरा के बारे में बातें करने लगा। अनाहिता ने बिना कुछ कहे दरवाजे के पीछे से एक छोटा सा बास्केट उठाया और आगे बढ़ने लगी। उसने 2 ही कदम आगे बढ़ाए थे तभी अचानक उसे याद आया कि सब्जियों को खोद कर निकालने के लिए उसे टूल की जरूरत भी पड़ेगी। इसलिए वह वापस दरवाजे के सामने आई, लेकिन जब वह दरवाजे के सामने पहुंची तो उसने हिमेश मल्होत्रा और उसकी मां के बीच की बातें सुनी जो वह लोग घर के अंदर कर रहे थे। हिमेश मल्होत्रा ने कंफ्यूजन में पूछा, मां, आप कभी मायरा के साथ ऐसा बिहेव नहीं करती थी, अब आपको क्या हो गया है? यह सवाल सुनते ही अनाहिता जल्दी से एक साइड में छुप गई, जहां से उसे कोई देख ना पाए और उनकी बातें सुनाने लगी। कैकेयी ने एक गहरी सांस छोड़ी और कहा, मुझे उसकी वह गुरूर से भरी और घमंडी माँ से नफरत है और इसलिए मैं उससे भी नफरत करती हूँ। तुम मेरे इकलौते और प्यारे बेटे थे जिसे पढ़ने लिखने और बड़ा करने के लिए मैंने इतनी मेहनत की और इतनी मुश्किल से तुम्हें मुंबई यूनिवर्सिटी भेजा ताकि तुम हाई सोसाइटी में उठने बैठने लायक हो जाओ। तुमने भी काफी मेहनत की, लेकिन उसे औरत ने सिर्फ पैसों के लिए तुम्हें घर जमाई बनने के लिए फोर्स किया और तुम भी इतने बेवकूफ थे कि बिना मुझे पूछे इस बात के लिए मन भी गए। भले ही तुमने आखिर में पूरे राठौर परिवार पर अपना कब्जा जमा लिया, लेकिन उसे बेइज्जती को मैं आज भी महसूस करती हूँ। अगर वह घटिया औरत मरी नहीं होती तो आज तक लोगों की नजरों में मैं सिर्फ मजाक बनकर ही रह जाती। वह सब पास था, अब उन सब बातें को करने का क्या फायदा? और उसके अलावा अनाहिता अपनी मॉम की तरह बिल्कुल नहीं है, वह बहुत ही प्यारी है और मेरी हर बात मानती है। तुम्हारा मतलब क्या है प्यारी और हर बात मानने वाली? क्या तुमने कुछ देर पहले नहीं देखा था कितने गुस्से में उसने अपनी मुठिया बंद कर रखी थी? मुझे तो शक है कि वह सिर्फ चेहरे से ही मासूम दिखती है मगर दिल ही दिल में सबसे नफरत करती है। वह एक छुपा हुआ सांप है, तुम्हें उसे पर नजर रखनी चाहिए। मॉम, अब आप इस बारे में ज्यादा सोच रही हैं। जिस तरह से आपने अभी अभी उससे बात की उसके बदले में वह थोड़ी गुस्से में आ भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि तुम सही हो, वरना तुमने अपने ही सबसे बड़े दुश्मन को अपने घर लाकर रखा हुआ है, कैकेयी ने चिल्लाते हुए कहा। अनाहिता जो सारी बातें बाहर से सुन रही थी वह हैरान होगी, किसने सोचा था कि यह बूढ़ी औरत उस पर इतनी कड़ी निगाह बनाए हुए है। अनाहिता जो अपने इमोशंस छुपाने में इतनी माहिर थी, उसे भी इस औरत ने भाप लिया। उसे अब से सावधान रहना होगा इस औरत के सामने। इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचते हुए अनाहिता ने कस के उसे बास्केट को पकड़ा और वहीं रख एक टूल को उठाकर सीधा बैकयार्ड में सब्जियां लेने चली गई। जब अनाहिता वहां पर पहुंची तो उसने आसपास नजर घुमाई जहां सीजन का हर एक सब्जी को लगाया गया था। थोड़ी देर सोचने के बाद अनाहिता ने पराठे बनाने का ही फैसला किया, इसलिए उसने जरूरत की कुछ सब्जियों निकाली और घर के अंदर वापस जाने लगी। लेकिन वापस लौटते हुए वक्त थोड़ी देर पहले वाला बच्चा अभय उसे फिर से दिखाई दिया। अपनी जगह पर रुककर अनाहिता ने हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुलाया, लेकिन वह बच्चा काफी हिचकिचा रहा था। अनाहिता के 2-3 बार बोलने पर भी वह अपनी जगह पर ही खड़ा रहा और काफी अजीब नजरों से अनाहिता को देख रहा था। इसलिए अनाहिता ही चलकर उसके पास गई और थोड़ा सा झुकते हुए उसने प्यार से कहा, हेलो, क्या तुम्हारा नाम अभय है? उसने हाँ मैं सर हिलाया और पूछा, और तुम्हारा क्या है? मेरा नाम माहिरा है। जब अनाहिता ने देखा कि वह बच्चा उसे थोड़ा डरा हुआ है तो उसने उसे यकीन दिलाते हुए कहा, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, तुम बस ऐसा सोच लो कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। अभय ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी मेरी बड़ी बहन है। उसका जवाब सुनकर अनाहिता हैरान हो गई और उसने कहा, क्या हुआ था? अपना सर नीचे करते हुए अभय ने कहा, पिछले साल दीदी को बुखार हुआ था और हमारे परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उसे डॉक्टर के पास ले जाए, इसलिए जंगल में जो जड़ी बूटियां मिलती है उसी से हमने उसका इलाज करने की कोशिश की। लेकिन अगले दिन वह भगवान जी के पास चले गए। पापा ने मुझसे कहा कि वह ऐसी जगह चली गई है जहाँ वह हमेशा खुशी खुशी रहेगी और उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं भी वैसे ही जगह जाना चाहता हूँ मगर मुझे डर लगता है।
उसकी सारी बातें सुनने के बाद अनाहिता एक ही वक्त पर शौक और उदास दोनों महसूस कर रही थी। उसकी की आंखों में आंसू बह गए। कोल माइनिंग का बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल फील्ड होता है, लेकिन मल्होत्रा परिवार के लालच की वजह से यह सारे गांव वाले इतने गरीब हैं कि जरूरत पड़ने पर अपनी जान बचाने के लिए दवाइयां तक नहीं खरीद सकते। उन लोगों ने इस गांव वालों को इस हद तक बर्बाद कर दिया है और डराया हुआ है। यह 10 साल का मासूम यह बच्चा भी यहाँ रहने से अच्छा मरना चाहता है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 134। अनाहिता ने अभय को काम सौंपा। अब तक आपने सुना कि अनाहिता को हिमेश मल्होत्रा की मां काफी भला बुरा कहती है और अनाहिता के दबे हुए गुस्से को भी पहचान जाती है, जिससे अनाहिता मन ही मन और सावधान रहने का फैसला करती है और फिर अनाहिता को वही मासूम बच्चा अभय मिलता है। अब आगे। अनाहिता तो बहुत उदास थी और बहुत ज्यादा गुस्से में भी। उसने अपने दांत पीसे और अपनी पॉकेट से एक पेन और पेपर निकालकर उसे पर कुछ लिखते हुए अभय को देते हुए बोली, मेरी इस चीज में मदद करो अभय। देखो, अगर तुम यह चीज करने में मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे बाबा को इतने पैसे मिलेंगे कि तुम्हारा घर ठीक हो जाएगा और तुम स्कूल जा पाओगे। जैसे ही अभय ने अनाहिता की बातें सुनी, उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने पूछा, सचमुच? अनाहिता ने हमें सर हिलाया और कहा, हाँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। पिंकी, प्रॉमिस? इतना कहकर अभय ने अपनी छोटी उंगली आगे कर दी। हाँ, अनाहिता ने भी मुस्कुराकर अपनी छोटी उंगली उसकी उंगली से फंसाई और उसके बाद उसे क्या क्या करना है और कैसे करना है सब बताने लगी। भले ही अभय बच्चा था, लेकिन इस याददाश्त काफी अच्छी थी। जब उसे सब कुछ समझा दिया तो उसके बाद अभय ने उसका सारा प्लान वापस अच्छे से रिपीट किया। ठीक उसी वक्त पीछे से कैकेयी की उसे भारी चिल्लाती हुई आवाज आई, मैं तुम्हें सब्जियां लाने के लिए भेजा था, तुम कर क्या रही हो? मैं अभी आई, अनाहिता ने चिल्लाते हुए कहा और फिर अभय से बोली, यह हमारा छोटा सा सीक्रेट है, तुम किसी को नहीं बता सकते, अपने बाबा को भी नहीं। तुम अपना प्रॉमिस मत तोड़ना। ओके, चिंता मत कीजिए, बाबा कहते हैं कि आदमी अपना वादा नहीं तोड़ते और मैं भी एक मर्द हूँ। अभय का जवाब सुनकर अनाहिता हंसने लगी और फिर उसने अभय का सर सहलाया और बास्केट लेकर वहाँ से अंदर जाने लगी। आफ्टर ऑल, मल्होत्रा परिवार में जितने भी बुरे काम किए हैं उन सब का बदला लेने का और उन्हें सबक सिखाने का अनाहिता ने ठान लिया था। तकरीबन 1 घंटे बाद कैकेयी की चिल्लाती हुई आवाजों के बीच अनाहिता ने पराठे बनकर तैयार कर लिए। जब कैकेयी ने अपने सामने खाना देखा तो गुस्से में अनाहिता को घरा और बोली, मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और उसके बावजूद भी तुमने मेरे सामने यह सिंपल से पराठे रख दिए। हिमेश मल्होत्रा ने भी कहा, माँ हीरा, तुम्हारी दादी माँ को पराठे बिल्कुल पसंद नहीं। यह सुनकर अनाहिता सोचने लगी कि कैकेयी ने यह बात उसे तब क्यों नहीं बताई जब किचन में उसने उसे पराठे बनाते हुए देखा था। इसका साफ मतलब यही था कि कैकेयी किसी भी तरीके से उसे परेशान करना चाहती है। लेकिन फिर भी अनाहिता ने माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी दादी माँ, मैंने तो यह इसलिए बनाई क्योंकि मुझे सबसे आसान लगे और मुझे लगा कि इन्हें खाने में भी आपको आसानी होगी, आपके दांत तो कमजोर है। सच्चाई तो यह थी कि अनाहिता ने पराठे इसलिए बनाए थे क्योंकि वह पराठों के अंदर भरकर कैकेयी को कुछ भी खिला सकती थी, इसलिए सबसे पहले अनाहिता ने ही इन्हें ही बनाने का सोचा। थोड़ी देर बाद अनाहिता ने आगे कहा, मैं आपके लिए कुछ और खाना बना देती हूँ, लेकिन अभी काफी लेट हो गया है और खाना बनाने में वक्त लगेगा, क्यों ना आप थोड़ा सा पराठा खा ले ताकि थोड़ी देर के लिए भूख कम हो जाए। भूल जाओ, कैकेयी ने गुस्से में अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा, अगर मैं और इंतजार करती रही ना तो तुम मुझे भूख ही मार दोगी। मुझे पहले ही अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि मुझे अपने आप ही खाना बनाना पड़ेगा या फिर ऐसा कुछ ही खाना पड़ेगा, तुम किसी काम के नहीं हो। कहते हुए ही उसने पराठे का एक टुकड़ा अपने मुंह में रखा। पराठा बिल्कुल फ्रेश चीजों से बनाया गया था और उसका टेस्ट काफी अच्छा था और एक बाइट लेते ही कैकेयी के मुंह में बहुत सारे फ्लावर्स खुल गए। उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। एक बाइट लेते ही उसकी आंखों में चमक आ गई, यह उसके पूरे जिंदगी में खाई हुई बेस्ट चीज थी। एक बाइट लेने के बाद ही वह बहुत एक्साइटेड होकर और ज्यादा तेजी से खाने लगी। हिमेश मल्होत्रा जो वही साइड में बैठा था अपनी माँ को इतनी तेजी से खाते हुए देखकर हैरान हो गया क्योंकि उसकी माँ को तो पराठे पसंद ही नहीं। हिमेश मल्होत्रा अभी भी कन्विंस नहीं था, इसलिए उसने एक टुकड़ा लेकर खुद अपने मुंह में रखा और उसका स्वाद महसूस करते हुए उसकी आंखें बंद हो गई। उसके स्वाद को पहचान नहीं पा रहा था। अपनी माँ की तरह वह गांव में नहीं रहा और उसने मुंबई शहर के कई बड़े बड़े होटल और मास्टर शेफ के डिशेस चखे हैं, इसलिए उसे इस सिंपल से पराठे से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं थी। लेकिन पहले वाले का स्वाद लेते ही उसे इतना पसंद आया कि उसे जल्दी से दूसरा निवाला खाया। जल्दी ही तकरीबन 6 से 7 पर्दे पूरी तरह खत्म हो गए।
हिमेश मल्होत्रा और कैकेयी दोनों ने खा लिए। जब आखिरी पराठा बचा हुआ था तो हिमेश मल्होत्रा और उसकी मां ने एक साथ उसे लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। 1 मिनट के लिए हिमेश मल्होत्रा रुक, फिर उसने हाथ पीछे लेते हुए कहा, मां आप यह खा सकती हैं। अचानक कैकेयी को यह एहसास हुआ कि इन पराठा को अनाहिता ने बनाया था, इसलिए उसने मुंह बनाते हुए अपना हाथ पीछे लिया और कहा, लोग सही कहते हैं, जब हम भूखे होते हैं तो हमें कचरा भी अच्छा ही लगता है। मेरा हो गया है, तुम लोग आगे खा सकते हो। इतना कहकर उसने आखिरी पराठे की तरफ देखा और खुद को मजबूर करते हुए वहां से उठकर अपने रूम में चली गई। कैकेयी के रिएक्शन ने अनाहिता को हैरान कर दिया, मगर वह मन ही मन हंस रही थी। आज कैकेयी ने जितना खाया है उसका रिएक्शन कल उसे पता चलेगा। उसने हिमेश मल्होत्रा से पूछा, डैड क्या आपको अभी भी भूख लगी है? मैं और पराठे बनाए हैं, अगर आपको खाना है तो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। सच्चाई यह थी कि हिमेश मल्होत्रा और खाना चाहता था, लेकिन वह यह नहीं चाहता था कि अनाहिता को यह लगे कि उसे उसका बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आया, इसलिए उसने मना करते हुए कहा, मेरा भी हो गया है, तुम जाकर खा लो। अब जब कल सुबह हमें फिर से गाड़ी से इतने लंबे सफर पर निकलना है तो मुझे जाकर आराम करना चाहिए। मैंने ड्राइवर से कहकर तुम्हारा बेड ऑलरेडी बनवा दिया है, तुम्हें जल्दी सोकर आराम करना चाहिए। ठीक है ड्रेड, मैं ऐसा ही करूंगी, अनाहिता ने जेंटल स्माइल के साथ जवाब दिया। हिमेश मल्होत्रा के अपने रूम में जाने के बाद अनाहिता मोड़कर किचन में गई। उसने उन दोनों के लिए बार बने हुए पराठे नहीं खाए, बल्कि अपने लिए एक कोई और डिश बना ली। जैसे ही उसका खाना खत्म हुआ उसका फोन बज। जब उसने स्क्रीन देखा तो कॉल रुद्राक्ष की तरफ से था। यह देखकर अनाहिता घर से बाहर आ गई और आसपास खाली इलाके में आने के बाद उसने कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से रुद्राक्ष ने पूछा, क्या तुम सो गई थी? नहीं, मैं हिमेश मल्होत्रा के साथ उसके गांव आई हुई है और किचन में थी, इसलिए कॉल जल्दी नहीं उठा पाई। अनाहिता ने घास के साथ खेलते हुए पूछा, क्या तुम पहुंच गए? हाँ, मैं अभी भी पहुंचा, मैं संभव का इंतजार कर रहा हूँ। वैसे तुम लोग वहाँ अचानक से क्यों गए? अनाहिता ने बहुत ही हेल्पलेस आवाज में जवाब दिया। जब हिमेश मल्होत्रा की सो कॉल्ड माँ को मायरा की मौत के बारे में पता चला तो उसने जिद्दी की कि उसे मायरा की 13वीं में मुंबई आना है, इसलिए वह उसे लेने आया और जबरदस्ती मुझे भी अपने साथ खींच लाया। रुद्राक्ष ने हाँ कहा और फिर पूछा, क्या हिमेश मल्होत्रा की माँ का बिहेवियर फ्रेंडली है? उसका यह बात सुनकर अनाहिता ने हंसते हुए कहा, ओ प्लीज, उसकी माँ से मिलने के बाद मुझे फाइनली एहसास हुआ कि हिमेश मल्होत्रा ऐसा क्यों है। तुम्हारी आवाज से पता चल रहा है कि उसने तुम्हें बहुत परेशान किया। एग्जैक्टली, अनाहिता ने जवाब दिया और फिर आसपास के गांव की तरफ नजर घुमाकर कहा, अब मुझे फाइनली एक रास्ता मिल गया है मल्होत्रा परिवार के साथ डील करने का, इसलिए तुम्हें मल्होत्रा ग्रुप के स्टॉक्स के साथ कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता है जिससे मल्होत्रा ग्रुप बर्बाद हो जाएगा। रुद्राक्ष ने पूछा, और वह एग्जैक्टली क्या है? अनाहिता ने हंसते हुए कहा, अब जब मल्होत्रा परिवार किसी की इज्जत नहीं करता और लोगों को पैसे कमाने वाली मशीन समझता है तो उन्हें अपनी किए की सजा तो मिलनी चाहिए ना। वह लोग शायद भूल गए हैं, जो लोग उनके साथ खड़े होकर उन्हें बना सकते हैं उन्हें बिगाड़ भी सकते हैं। तुम्हारी आवाज में काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। नॉट रियली, मगर यह इस चीज पर डिपेंड करता है कि जिस बच्चे को मैंने यह काम सौंपा है वह सक्सेसफुल होता है या नहीं। एनीवे, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम देश से बाहर हो, इसलिए तुम्हें केयरफुल रहने की जरूरत है। जो इंसान तुम्हें मरने की कोशिश कर रहा है उसे तुम्हें यहाँ नुकसान पहुँच जाना भले ही मुश्किल हो सकता है, मगर तब नहीं जब तुम दूसरे देश में हो। अनाहिता की बात सुनकर कुछ सेकंड के लिए रुद्राक्ष रुका और फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? मैं बस तुम्हारा फेवर रिटर्न कर रही हूँ, क्या तुम भी मेरी इसी तरह चिंता नहीं करते? ठीक है, मेरा मतलब है कि तुम मुझ पर फोकस मत करो। कल तीसरा दिन है और उसे टाइम की लिमिट कल खत्म हो रही है जो उस आदमी तुम्हें दिया था, तो सावधान रहना। अनाहिता ने जवाब दिया, हाँ चिंता मत करो, मैं इस वक्त मुंबई में नहीं हूँ तो शायद वह मुझे ढूंढ नहीं पाएगा यहाँ पर, और जब तक कल मैं मुंबई पहुँचूंगी तब तक बहुत लेट भी हो चुका होगा। ऑलराइट, मुंबई पहुँचकर मुझे कॉल करना। तभी अनाहिता को फोन पर बैकग्राउंड में से संभव की आवाज सुनाई दी तो अनाहिता ने कहा, तुम अपना काम देखो, मैं जा रही हूँ सोने। ऑल राइट, गुड नाइट। अनाहिता ने भी धीरे से उसके जवाब में गुड नाइट कहा और कॉल कट कर दिया। वह इस तरह की बातें करने में कंफर्टेबल नहीं थी। अपना फोन कट करने के बाद अनाहिता ने गहरी सांस छोड़ी, लेकिन जब उसने अपनी नजर नीचे की तो वह यह देखकर शॉक हो गई कि जिन घास के पत्तियों के साथ वह खेल रही थी उसने उन्हें अनजाने में ही एक रिग के सेब पर बना दिया है। अनाहिता ने धीरे से वह रिंग दूर फेंक दी। वह पक्का पागल हो गई है पूरी तरह से। अपना ख्याल झटकते हुए अनाहिता वापस चली गई। उसे अंदर जाकर भी काफी देर तक नींद नहीं आई और काफी देर करवटें बदलने के बाद आखिरकार वह सोई। शायद यह इसलिए था क्योंकि इतने हार्ड बेड पर सोने और एक नए माहौल में होने की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी।
उसे अभी सोए हुए 1 या 2 घंटे भी हुए होंगे तभी अचानक उसे ठंड लगने लगी, जैसे किसी ने उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटा दिया हो। अनाहिता नींद में भी काफी अलर्ट रहती थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास कोई है, वह पैनिक करके उठी और उसे इंसान पर अटैक करने ही वाली थी, लेकिन हल्की रोशनी में उसने उसे इंसान को देखा। उसने अपने हाथ अपनी जगह पर रोक लिए। उसके सामने कोई और नहीं, हिमेश मल्होत्रा की मां कैकी मल्होत्रा थी। अनाहिता ठीक से बैठ गई तभी कैकी मल्होत्रा ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी देर तक सोने की, जल्दी उठो। अनाहिता ऐसे नाटक किया जैसे वह उसकी आवाज से उठी और अपनी आंख में मसलते हुए बोली, दादी माँ क्या हुआ? क्या हुआ? टाइम देखा है तुमने? उठो, उठकर ब्रेकफास्ट बनाओ, मुझे भूख लगी है, कैकी मल्होत्रा ने चलाते हुए कहा। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट वाला जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 134। अभय ने उसकी बातों को इग्नोर किया। अब तक आपने सुना कि हिमेश मल्होत्रा और उसकी मां के लिए खाना बनाती है, लेकिन उनके खाने में कुछ मिला देती है और वही उसके बाद रुद्राक्ष का उसे फोन आता है तो अनाहिता उसे अपने प्लान के बारे में थोड़ा बहुत बताती है। अब आगे। हिमेश मल्होत्रा की मां ने अनाहिता को खाना बनाने के लिए कहा तो अनाहिता ने ज्यादा कोई बहस नहीं की और सिर्फ पेड़ से उठाते हुए बोली, मैं समझ गई दादी माँ। अब जब अनाहिता उसकी सारी बातें मान रही थी तो अनाहिता को सुनाने के लिए कैकेयी के पास कोई और कारण नहीं था। अनाहिता ने रूम की लाइट ऑन की। कैकी मल्होत्रा रूम से बाहर निकलने लगी। उसे जाता हुआ देखकर अनाहिता उनकी आंखों में एक कोल्ड लुक आ गया। इस उम्र के बावजूद भी कैकी मल्होत्रा किसी तरह की रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करती थी। अनाहिता वही थोड़ी देर के लिए खड़ी रही। रात को इतनी देर तक जगह रहने और जल्दी उठने की वजह से वह थोड़ा थका हुआ फील कर रही थी, लेकिन अनाहिता खुश थी कि वह रात देर से सोई थी और गहरी नींद में थी, वरना ब्लैंकेट खींचने पर वह पक्का कैकेयी मल्होत्रा की गर्दन मोड़ चुकी होती और अगर ऐसा होता तो हिमेश मल्होत्रा को उस पर पक्का शक हो जाता। भगवान का शुक्र था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही बोलकर अनाहिता ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें मसलने लगी खुद को होश में लाने के लिए। अभी उसे अपने रूम में रहे हुए सिर्फ 1 या 2 मिनट भी हुए थे, तभी बाहर से फिर से कैकी मल्होत्रा के चिल्लने की आवाज आई, तुम्हें बाहर आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या तुम कछुआ हो? मैं भूख से मर जाऊंगी तो बाहर आओगी? जल्दी आकर बना कुछ खाने के लिए बनाओ। अनाहिता जानती थी कि कल रात जो उसने पराठे बनाए थे वही कैकी मल्होत्रा को चाहिए और वह वही बनाने वाली थी। सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से चल रहा था। उसके चेहरे पर अंदर ही अंदर एक कोल्ड स्माइल थी, लेकिन उसने बहुत ही नर्म आवाज में जवाब दिया, दादी माँ, जो सबसे तेज चीज मैं बना सकती हूँ वह है पराठे जो कल मैंने बनाए थे, क्या आप वह खा लेंगी? यह बात सुनकर कैकेयी मल्होत्रा बहुत खुश हो गई, लेकिन ऊपर से उसने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है पराठे चलेंगे। अनाहिता ने हमें सर हिलाया और उसके बाद किचन में चली गई। जल्दी ही वह एक प्लेट में 2 पराठे कर किचन से बाहर आई। जब अनाहिता डाइनिंग टेबल के पास आई तो कैकी मल्होत्रा पहले से ही उसका वही इंतजार कर रही थी। अनाहिता को अपनी कुकिंग स्किल्स पर काफी कॉन्फिडेंस था और उस दवाई पर भी जो अनाहिता ने इसमें मिलाई थी, इसलिए उसे कैकेयी मल्होत्रा का ऐसा रिएक्शन देखकर कोई हैरानी नहीं हुई। उसने ऐसे नाटक किया जैसे उसने उसकी एक्साइटमेंट को नोटिस नहीं किया और खाना नीचे रखते हुए बोली, क्या कोई और भी काम है दादी माँ जिसे मुझे करना है? तभी कैकेयी मल्होत्रा ने जल्दी से जवाब दिया, जाओ जाकर गाय को चारा दे दो, तुम्हें पता ही होगा कि उन्हें चारा कैसे खिलाया जाता है। तुम तो इतने सालों तक गांव में पली बड़ी हो, तुमने पहले गाय को पाल पोस होगा। मैं अभी जाती हूँ, अनाहिता ने जवाब दिया और वह किसी तरह अपने गुस्से पर कंट्रोल किए हुई थी। उसने अपनी मुठिया भी नहीं कसी हुई थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं फिर से वह नोटिस कर लेगी कल की तरह। कैकी मल्होत्रा ने अनाहिता की जाती हुई पीठ को देखा और मुंह बनाते हुए अपने आप से बोली, यह उसे चीज का बदला है सीता, जो तुमने मेरे साथ किया था तुम मुझे नीचा समझती थी, लेकिन आज देखो, आज मेरे कहने पर तुम्हारी बेटी को मुझे खाना बनाकर खिलाना पड़ रहा है और गायों का ध्यान रखना पड़ रहा है। सब तुम्हारे किए की सजा है, उसे मिलेगी। जितना वह इस बारे में सोचती हूँ उतना वह खुश महसूस कर रही होती। उसके बाद उसने खाना खाना शुरू कर दिया। उसने अकेले इतना खाना खा लिया था जितना 2 लोग मिलकर खा सकते थे। जब अनाहिता गायों को चारा देखकर वापस आई तो कैकी मल्होत्रा ने पूरा खाना खत्म कर दिया था। खाली प्लेट की तरफ देखते हुए अनाहिता के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। जल्दी ही हिमेश मल्होत्रा भी उठ गया। जल्दी ही तैयार होने के बाद वो लोग मुंबई शहर वापस निकालने के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे ही वह निकलने वाले थे उनके पास अभय आया। अभय को देखते ही कैकी मल्होत्रा चिढ़ गई और उसने सख्त आवाज में कहा, यह भिखारी के बच्चे, मैंने तुझसे पहले ही नहीं कह दिया था कि मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए पैसे नहीं है, जाओ यहाँ से।
लेकिन अभय ने कैकेयी मल्होत्रा को पूरी तरह इग्नोर किया और सीधा अनाहिता के पास पहुंचा। जब अनाहिता ने उसे अपनी तरफ आता हुआ देखा तो थोड़ी नर्वस हो गई। उसे डर था कि कहीं सबके सामने अभय वह ना कह दे जो अनाहिता ने उसे कल कहा था। लेकिन अभय ने उसके पास आकर कहा, आपने तो मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ खेलोगी, मगर कल रात बहुत लेट हो गया था इसलिए मैं नहीं आया। अगली बार आप मेरे साथ खेलों के लिए कब फ्री होगी? यह सुनकर अनाहिता ने एक राहत की सांस ली। जैसा कि उसने सोचा था, अभय एक बहुत ही समझदार बच्चा है और उसकी बातों का साफ मतलब यही है कि जो भी चीज उसने अभय को लाने के लिए कही थी वह कल रात वह नहीं इकट्ठा कर पाया है, इसलिए उसे उल्टे शब्दों में पूछ रहा है कि अगली बार वह कब आएगी। अनाहिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे अभी वापस जाना होगा, मगर मैं जब फ्री होगी तो वापस आऊंगी। अगर मैं ज्यादा बिजी हुई तो मेरे पास दूसरे दोस्त भी है जो तुम्हारे साथ खेलने के लिए यहाँ आएंगे। ओके। कैकेयी और हिमेश मल्होत्रा ने उन दोनों की बातें सुनी तो उन्हें यही लगा कि अनाहिता एक यंग लड़की की तरह एक प्यारे बच्चे के साथ खेलने की बातें कर रही है। लेकिन अभय तुरंत समझ गया कि अनीता से क्या कहना चाहती है, इसलिए उसने हमें सर हिलाया और कहा, ऑल राइट, याद रखना आपको मेरे साथ खेलना होगा जब आप वापस आओगे, बाय। इतना कहकर वह वहाँ से दौड़ते हुए वापस जाने लगा, लेकिन गलती से कैकेयी मल्होत्रा से टकरा गया जिससे वह लड़खड़ा गई और उसने अभय पर चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम अंधे हो बदमाश जंगली बच्चे। लेकिन अभय ने उसकी बातों को इग्नोर किया और जीभ निकालकर उसे चिढ़ाते हुए वहां से वापस भाग गया। उसके ऐसे रिएक्शन से कैकेयी मल्होत्रा इतनी गुस्सा हो गई कि उसके एक्सप्रेशन बहुत खराब हो गए थे, लेकिन वह उसके पीछे भाग नहीं सकती थी उसकी उम्र की वजह से। तभी हिमेश मल्होत्रा ने उसे शांत करते हुए कहा, माँ शांत हो जाइए, वह सिर्फ बच्चा है, आप उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। आपको तो पता है ना कि गाँव में बच्चों को कैसे पाला पड़ा जाता है, वह बदमाश होते हैं, आप उसकी वजह से परेशान नहीं हुए। यह कहने के बाद हिमेश मल्होत्रा को अचानक कुछ एहसास हुआ और उसने गिल्टी नजरों से अनाहिता की तरफ देखा। तब उसने नोटिस किया कि अनाहिता उनसे थोड़ी दूरी पर खड़ी है और दूसरी तरफ देख रही है, ऐसे जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। इसलिए उसने गहरी सांस ली और कहा, चलिए वहाँ चलते हैं, हमें जल्दी निकलना होगा ताकि हम रात तक वहाँ पहुँच जाएं। ऑल राइट, चलो। कैकेयी मल्होत्रा ने अपना माथा मसला और जाकर गाड़ी में बैठ गई। उसे अपने पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। उसे लगा कि सुबह कुछ ज्यादा ही खाना खा लेने की वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए उसने सोचा कि वह गाड़ी में ही कुछ देर सो लगी तो उसे आराम मिलेगा। अनाहिता भी चुपचाप बिना कुछ बोले जाकर गाड़ी में बैठ गई। जल्दी की गाड़ी मुंबई जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ गई, लेकिन आसपास के माहौल की वजह से तेज चल रही हवाओं की वजह से गाड़ी में बैठे किसी भी इंसान को वोमिटिंग हो सकती है, बुजुर्ग इंसान को तो छोड़े। यही एक कारण था जिसकी वजह से हिमेश मल्होत्रा की मां बहुत कम ही मुंबई शहर आया जाया करती थी और जैसा कि सबको उम्मीद थी, थोड़ी देर के बाद ही कैकेयी मल्होत्रा ने कंप्लेंट करना शुरू कर दिया। जब हिमेश मल्होत्रा ने अपनी मां को दर्द में देखा तो उसने वह दवाई जो अपने साथ लाई थी वह अपनी मां को दे दी, लेकिन उन्होंने यह बात नोटिस नहीं कि उसे दवाई को देखते ही अनाहिता के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। अनाहिता ने कल रात पराठे बनाते वक्त उनमें कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए थे। भले ही वह सारी इंग्रेडिएंट्स इस तरह असर न करते हो, लेकिन यह दवाई जो हिमेश मल्होत्रा उसे दे रहा है उसके बाद वह सारे इंग्रेडिएंट्स इतनी बुरी तरह असर करेंगे कि एक इंसान की तबीयत बहुत बिगड़ जाएगी। अनाहिता ने पहले ही उम्मीद कर ली थी कि इस तरह की माहौल से गुजरते हुए पक्का हिमेश मल्होत्रा की मां को उल्टियां होंगी और हिमेश मल्होत्रा उसे यही दवाई देगा, इसलिए उसने कल रात पराठे बनाते वक्त एक छोटा सा जाल बिछाया और यह एक सिंपल सा बदला था। अनाहिता का हिमेश मल्होत्रा की मां से बदले था, जब वह बिना किसी बात के उसे परेशान करेगी तो उसे उसकी सज तो मिलेगी ना, यह उसे आधी नींद से जागने की सजा थी। जल्दी ही उनकी गाड़ी आगे बढ़ रही थी, लेकिन कैकेयी मल्होत्रा इस बार गाड़ी के विंडो के पास बैठी थी और गाड़ी की खिड़की के बाहर उल्टियां कर रही थी। अब जब अनाहिता ने वह पराठे नहीं खाए थे और इस तरह की सीकनेस से बचने के लिए उसने पहले ही एक दवाई ले ली थी तो वह आराम से गाड़ी में बैठी हुई थी और वहीं दूसरी तरफ हिमेश मल्होत्रा अपनी मां को इस तरह उल्टियां करता हुआ देखकर खुद अजीब सा महसूस करने लगा था। उसने अपने लिए भी एक दवाई ले ली। अब जब हिमेश मल्होत्रा ने ब्रेकफास्ट में वह पराठे नहीं खाए थे तो उसे दवाई का असर उसके ऊपर इतना ज्यादा नहीं हुआ, मगर गाड़ी के सफर और दवाई की वजह से वह काफी थका हुआ फील करने लगा और सोने लगा। लेकिन आधे घंटे बाद अब कैकेयी मल्होत्रा और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उल्टियां करते करते वह बहुत थक चुकी थी और उसके शरीर से सारा पानी बाहर निकल चुका था और उसका दर्द भी बढ़ता जा रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, गाड़ी रोको हिमेश, गाड़ी रोको।
जिससे हिमेश मल्होत्रा भी अपनी नींद से बाहर आया और उसने जल्दी से गाड़ी रोकने के लिए कहा और कैकेयी मल्होत्रा को गाड़ी से बाहर लेकर आया। जब हिमेश मल्होत्रा अपनी मां को गाड़ी से बाहर लेकर आया और ध्यान से उनका चेहरा देखा तो उसे पता चला कि उसकी मां का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया है और उसे देखकर लग रहा है वह किसी भी वक्त बेहोश हो जाएगी। अपनी मां को इस तरह देखकर वह पैनिक होने लगा और उन्हें पानी पिलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन बीते वक्त के साथ कैकेयी मल्होत्रा की हालत और बिगड़ती जा रही थी और उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था। हिमेश मल्होत्रा ने पैनिक में आसपास कर घूम कर देखा, मगर यह एक खाली मैदानी एरिया था जहां कोई हॉस्पिटल नहीं था। तभी उसे अनाहिता का ख्याल आया और उसने कहा, क्या तुमने डॉक्टर डेविड से कुछ नहीं सीखा? प्लीज मदद करो अपनी दादी माँ की, उन्हें दर्द से छुटकारा दिलाओ। अनाहिता को पहली बार ऐसा लगा कि हिमेश मल्होत्रा सच में किसी से प्यार करता है और वह अपनी माँ की फिक्र करता है। तभी हिमेश मल्होत्रा ने जो कहा उसे अनाहिता का भ्रम टूट गया। अगले ही पल हिमेश मल्होत्रा ने कहा, तुम्हारी दादी माँ को अभी भी गांव में कोयले के बिजनेस की देखभाल करने की जरूरत है, उन्हें ठीक होना होगा। उसकी यह बात सुनकर अनीता स्पीचलेस हो गई। उसने हिमेश मल्होत्रा से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा ली थी, लेकिन उसने हेल्पलेस में अपना सर हिलाकर कहा, डैड, मैंने डॉक्टर डेविड से थोड़ी बहुत चीज सीखी थी। अगर दादी माँ का ब्रेन डैमेज हो गया होता तो मैं उनकी मदद कर सकती थी, मगर दादी माँ के सिम्टम्स वैसे बिल्कुल नहीं है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जैसे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 136। एक लड़का ने किया अनाहिता पर हमला। अब तक आपने सुना कि अनाहिता गुस्से में आकर हिमेश मल्होत्रा और उसकी मां के खाने में कुछ मिला देती है, जिसकी वजह से रास्ते में हिमेश मल्होत्रा की मां की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। अब आगे कैकेयी होश में आ चुकी थी जब उसने सुना कि अनाहिता कह रही है कि उसका दिमाग डैमेज नहीं हुआ है। उसने कांपते हाथों से अनाहिता की तरफ इशारा करते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहा, क्या तुम मुझे बता दे रही हो? अनाहिता अंदर ही अंदर हंस रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मासूम एक्सीलरेशन बनाए रखे और हिमेश मल्होत्रा की तरफ मुड़कर बोली, डैड, आपको पता है ना, मेरी बातों को वह मतलब नहीं था। हिमेश मल्होत्रा ने भी हमें से हिलाया और अपनी माँ की तरफ देखकर बोला, माँ, कुछ ऐसी चीज है, इसके बारे में आपको पता नहीं है। माहिरा का मतलब सचमुच वह नहीं था। इस वक्त कैकेयी मल्होत्रा में बिल्कुल भी लड़ने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वही सड़क किनारे पत्थर पर बैठकर आंखें बंद करके गहरी गहरी सांस से लेने लगी। अनाहिता ने हिमेश मल्होत्रा की तरफ देखकर कहा, डैड, अगर चीजें ऐसे ही रही तो हालात और बिगड़ जाएंगे। क्यों ना हम गाड़ी का सनरूफ खोल दे और दादी माँ गाड़ी के अंदर खड़ी हो जाए, जिससे उन्हें बहुत ही ताज़ी हवा मिलेगी और हम जल्दी हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद हिमेश मल्होत्रा ने भी हमें सर हिलाया और कहा, माँ, आप क्यों ना थोड़ी देर के लिए इंतजार कर ले और उसके बाद गाड़ी में खड़ी हो जाए। उससे आपको थोड़ा बेहतर महसूस होगा और हम जल्दी ही अस्पताल पहुँच जाएंगे। इसके बाद डॉक्टर आपकी मदद कर देंगे। जब कैकेयी मल्होत्रा को पता चल गया कि और कोई रास्ता नहीं है, तो उसने फाइनली हमें सर हिला दिया। थोड़ी देर वहीं सड़क के बैठे रहने के बाद उसे काफी अच्छा फील हुआ, तो वापस गाड़ी में जाकर बैठ गई और गाड़ी की सनरूफ खुलने के बाद खड़ी हो गई और ताज़ी हवा से उसे कुछ बेहतर महसूस होने लगा। लेकिन जल्दी ही दूसरी प्रॉब्लम आ गई। भले ही कैकेयी मल्होत्रा गाड़ी में खड़ा होने की वजह से थोड़ी नॉर्मल हो गई थी, उल्टियां बंद हो गई थी, मगर तेज चलती हवाओं की वजह से उसके सर में दर्द होने लगा। सर दर्द तो वह थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त भी कर लेती, लेकिन तेज और ठंडी हवाओं की वजह से जल्दी हो खांसने और छिकने लगी, जिसे साफ पता चल रहा था कि उसे ठंड लग चुकी है। और उसकी बदकिस्मती की इस पूरे रास्ते में गांव के इलाके की वजह से कोई भी हॉस्पिटल नहीं था। जब तक वह लोग हाईवे के पास पहुंचे, कैकेयी मल्होत्रा ठंड के मारे कांपने लगी थी। जब हिमेश मल्होत्रा ने अपनी मां को इस तरह कांपते हुए देखा तो उसके सर पर हाथ रखा और हेल्पलेस होकर बोला, मां, आपको बुखार हो गया है। लेकिन ठंड लगने और इतनी सारी अब उल्टियां होने की वजह से कैकेयी मल्होत्रा इतनी बुरी हालत में थी कि बोल भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से हल्के आंसू निकल रहे थे जब वह लोग अपने रास्ते में ही थे और उन्हें घर पहुंचने में काफी देर थी। उसकी हालत बिगाड़ दी जा रही थी और उसने पूछा, हिमेश, मैं मरने वाली हूँ ना? हिमेश मल्होत्रा ने जल्दी से ना में सर हिलाया और कहा, माँ, आप क्या बकवास कर रही हैं? आपका क्या मतलब है कि आप मरने वाली है? आप ठीक है, बस आपको थोड़ी सी ठंड लग गई है और कुछ नहीं। लेकिन कैकेयी मल्होत्रा ने अपना मुंह दूसरी तरफ घूम लिया, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि उसका वक्त खत्म हो गया है और वह जल्दी स्वर्ग जाने वाली है। स्वर्ग? ओ प्लीज, नरक उसके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और अनाहिता मन ही मां बोली और इधर उधर देखने लगी। इस वक्त हिमेश मल्होत्रा काफी पैनिक कर चुका था। अचानक से एक रोड साइड के साइन बोर्ड से उसे पता चला कि ऐसी पास में एक पार्ट है, जिसे देखकर उसने एक्साइटेड होकर कहा, देखिए, हमें रास्ता मिल गया माँ, हम पोर्ट से एक फेरी ले लेते हैं
जिसे हम आराम से पहुंच भी जाएंगे और फिर डॉक्टर भी होगा जो आपका इलाज कर देगा और आप ठीक भी हो जाओगी। जैसे ही कैकेयी मल्होत्रा ने यह बात सुनी, वह बाहर चिल्लाते हुए बोली, ठीक है, चल। नहीं, वह मरना नहीं चाहते थे, वह जीना चाहती थी खुशी भरी जिंदगी। लेकिन यह सब होता हुआ देखकर अनाहिता चिढ़ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कैकेयी मल्होत्रा इतनी लकी हो गई, वरना इस बुढ़ी खुसट को पूरे रास्ते इसी तरह परेशान होने पर था। भले ही वह मरती नहीं, लेकिन घर पहुंचने तक इतनी बुरी हालत में जरूर पहुंच जाती कि 1 हफ्ते तक बेड पर रहती और उसे ज्यादा परेशान नहीं करती, क्योंकि अनाहिता भी नहीं चाहती थी कि हिमेश मल्होत्रा की मां इतनी आसानी से मरे, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे काम थे जिसमें उसे बूढ़ी औरत का इस्तेमाल करना था, इसलिए उसे जिंदा रहना होगा। लेकिन अनाहिता पूरे वक्त चुप थी और हिमेश मल्होत्रा के साथ ही नजदीकी पोर्ट पर पहुंची। वह लोग जल्दी ही पोर्ट पर पहुंच गए, लेकिन वहां का पार्ट उनके सोच से ज्यादा बड़ा था और वहां पर एक क्रूज शिप भी थी, जिसे देखते ही हिमेश मल्होत्रा ने खुशी से कहा, हम इसी पर चलेंगे। जल्दी ही ड्राइवर ने उन तीनों के लिए टिकट अरेंज कर दी। क्रूज पर पहुंचते ही हिमेश मल्होत्रा अपनी मां को लेकर डॉक्टर के पास चला गया और अनाहिता उसके यह बुक किए हुए रूम में आ गई। लेकिन वह अपने रूम का दरवाजा बंद कर पाती उससे पहले ही इस किसी ने उसके रूम के डोर का हैंडल पकड़ लिया। बाहर का मौसम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था और इंसान का चेहरा थोड़ा बहुत ढका हुआ था। अनाहिता उसे ठीक से देख पाती उससे पहले ही वह इंसान अनाहिता को धक्का देते हुए अंदर आ गया। अनाहिता ने हैरानी से पूछा, कौन हो तुम? लेकिन जैसे ही अनाहिता ने पूछा, उसे उस आदमी के शरीर से बहुत ही हैवी खून की खुशबू आई। उसकी अंदर से आवाज आ रही थी कि वह कोई खतरनाक आदमी है, अभी के अभी बाहर जाओ वरना मैं चिल्लाऊंगी। अनाहिता ने खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए कहा और धीरे से अपना दाहिना हाथ अपने बैग की तरफ बढ़ाया। उसके बैग में एक छोटा सा खंजर था जिसकी मदद से वह उसे इंसान को खुद से दूर रख सकती थी, लेकिन वह अपने बैग को छुपाती उससे पहले ही उस आदमी ने जल्दी से उसे धक्का देते हुए दीवार से लगा दिया और एक बहुत बड़ा चाकू उसके गले पर रख दिया। अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो अपना बैग साइड में फेंको। अनाहिता अपनी जगह पर जम गई, लेकिन वह अभी भी जिद्दी बनकर वही खड़ी थी। वह फील कर सकती थी कि उसके गले पर रखा हुआ चाकू धीरे धीरे उसके नजदीक आ रहा था और उसके गर्दन में दर्द होने लगा था। उसे अपने गर्दन और हाथ पर खून बहता हुआ महसूस हुआ। पहले उसे लगा कि यह खून उसी का है जो उसके गले पर चाकू लगने से निकल रहा है, लेकिन धीमी रोशनी में अनाहिता ने नोटिस किया कि सामने वाले आदमी के कंधे से खून बह रहा है। इसका मतलब वह खून उसे आदमी का है और उसे सचमुच चोट लगी है। मैं अपनी बातों को रिपीट नहीं करना चाहता, उस आदमी ने बहुत ही कोल्डी कहा। अनाहिता के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने मजबूरी में अपना बैग दूसरी तरफ फेंका, जिससे एक तेज आवाज हुई। उसे आदमी ने सिंपल से कहा, गुड गर्ल, और फिर एक कमांडिंग टन में बोला, कपड़े उतारो। यह सुनते ही अनिरुद्ध की आंखें बड़ी हो गई। यह आदमी उससे पैसे लेने नहीं आया है। तभी अनाहिता ने उस आदमी के कपड़ों पर ध्यान दिया जो नॉर्मल गुंडों की तरह नहीं थे। उसने एक ब्लैक 3 पीस सूट पहना हुआ था और वह दिखने में किसी रॉयल फैमिली का लग रहा था। हैंडसम भी था, लेकिन उसके साथ वह काफी यंग था, शायद अनाहिता की उम्र का या फिर उससे थोड़ा छोटा ही। पता नहीं क्यों वह आदमी या फिर कह सकते हैं लड़का अनाहिता को कुछ जाना पहचाना लगा, लेकिन अनीता यकीन से नहीं कह सकती थी कि उसने इस लड़के को पहले देखा है या नहीं। उसके कपड़े उतारने वाली बात सुनकर कुछ सेकंड के लिए नहीं था हैरान रही, फिर उसने होश में आते हुए अपने दांत पीसकर कहा, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, जितने तुम चाहो। ठीक उसी वक्त अनाहिता को बाहर से कुछ लोगों की बोलने की आवाज सुनाई दी। वह इसी तरह भाग कर आया था, इसी फ्लोर पर कहीं छुपा होगा, तुम लोग हर एक कमरे में चेक करो। यह सुनकर अनाहिता ने सामने खड़े जख्मी लड़के को देखा और उसने अंदाजा लगा लिया कि बाहर जो लोग किसी को ढूंढ रहे हैं वह इसी लड़के को ढूंढ रहे हैं। लेकिन उस लड़के ने अगले ही सेकंड उसके चाकू को अनाहिता के गले के और पास ला दिया, जिससे अनाहिता को अपने गले पर तेज दर्द महसूस हुआ। दर्द के मारे अनाहिता ने कस के अपनी मुठियां बंद कर ली। वह समझ गई कि इस बार चोटों से आई है। मैंने कहा कपड़े उतारो, उस लड़के ने और तेज और गुस्से में कहा। अनाहिता जानती थी कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उसने धीरे धीरे करके अपने लिप्स बाइट कर और आंखें बंद करके अपनी शर्ट के बटन खोलने लगी। वह तीसरा बटन खोल ही पाई थी, तभी उसे लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़कर उसका कॉलर पकड़ा और उसका शॉर्ट बहुत ही तेजी से खींच दिया और उसके झटके के सारे बटन नीचे जमीन पर गिर गए और उसकी शर्ट उसके शरीर से अलग हो गया। उस लड़के ने अनाहिता के कपड़े निकाल दिए थे, मगर भगवान का शुक्र था कि अनाहिता ने शर्ट के अंदर एक हाफ स्लीव टी शर्ट पहनी हुई थी, इसीलिए उसने उसे आदमी के सामने शर्ट उतारने का नाटक भी किया था ताकि उसका ध्यान बटे और अनाहिता कोई एक्शन ले पाए।
लेकिन अनाहिता कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले उसे आदमी ने अनाहिता को अपने हाथों में उठा लिया और अगले 2 सेकंड में ही अनाहिता को ले जाकर बेड पर फेंक दिया। ठीक उसी वक्त दरवाजे पर किसी ने बहुत तेज खटखटाते हुए चिल्लाकर कहा, रूम इंस्पेक्शन, कोई अंदर है? अनाहिता कोई रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही वह आदमी अनीता के ऊपर था। अनाहिता ने अपने हाथों की मदद से उसे आदमी को खुद से दूर रखा हुआ था और उसे धक्का देते हो बोली, मेरे ऊपर से हटो। पैनिक सिचुएशन में भी अनाहिता की आवाज काफी सॉफ्ट सुनाई दे रही थी। एक पल के लिए उसकी आवाज सुनकर वह आदमी अपनी जगह पर जम गया, लेकिन फिर अगले ही पल उसने चाकू अनाहिता के गर्दन पर रखते हुए कहा, मेरे साथ नाटक करो वरना मैं अभी के अभी तुम्हारा गला काट दूंगा। कहते हुए उसने वह चाकू अनाहिता के गले के एकदम पास लाकर रख दिया, जैसे वह अगले ही सेकंड उसका गला काट देगा। अनीता के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए पूछा, कैसा नाटक करना है मुझे? चिल्लाओ। चिल्लाए? क्या तुम कभी किसी लड़के के नजदीक नहीं गई हो? उस लड़के ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। अनाहिता मन ही मन बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि किसी भी तरह इस सिचुएशन से निकले, उसके बाद वह इसकी सारी हड्डियां तोड़ेगी। अनाहिता ने कहा, नहीं। नोवे। उस आदमी ने धीमी रोशनी में अनाहिता के चेहरे की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम कभी किसी लड़के के करीब नहीं गई? भले बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वह लड़का इससे पहले भी कई खूबसूरत लड़कियों से मिला था, इसलिए उसका रिएक्शन बहुत ही थोड़ा था। लेकिन उसे लड़के का ध्यान जिन चीजों ने खींचा वह थी अनाहिता की आंखें। वह आंखें बिल्कुल उसके किसी अपने की तरह थी। जब वह लड़का यही सब सोच रहा था, तभी किसी ने फिर से दरवाजे पर तेज नोक करते हुए कहा, क्या कोई अंदर है? खोलो दरवाजा वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 137, तुम शादी के लिए अच्छी कैंडिडेट हो। अब तक आपने सुना कि अनाहिता एक क्रूज में होती है, जहां अचानक से एक लड़का उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए अनाहिता कुछ नाटक करने लगती है। अब आगे दरवाजे पर कोई तेज नॉक किए जा रहा था, जिससे अनाहिता थोड़ी नर्वस हो गई, लेकिन उसे एहसास हो गया कि अगर उन आदमियों को पता चल जाए कि यह आदमी यहाँ है और वह इसे पकड़ ले तो वह शायद बच सकती है। लेकिन शायद उस लड़के ने अनाहिता की मां की बात समझ ली और गले पर चाकू को दबाते हुए धीमी आवाज में बोला, यहाँ से बचने के बारे में सोचना भी मत, वह यहाँ मुझे मारने आए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आंखों के सामने मेरा खून होगा और वह अपने इस गुनाह का जीता जाता गवाह इसी तरह छोड़ देंगे? वह तुम्हें भी मार डालेंगे। उसकी बात सुनकर अनाहिता के भौहें आपस में सिकुड़ गई। कहीं ना कहीं इस लड़के की बात में सच्चाई थी। उसे चुप करने के लिए और अपना गुनाह छुपाने के लिए सचमुच वह लोगों से मार सकते थे। जब उस लड़के ने अनाहिता तक एक्सप्रेशन नोटिस किया तो मुस्कुराकर बोला, समझदार बनो, मेरे साथ नाटक करो, अगर तुम मुझे बचाने में मेरी मदद करती हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। यह सुनकर बिना एक भी शब्द कहे अनाहिता ने अपने लिप्स बाइट की है, जिसका साफ मतलब था कि वह नाटक करने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसे पता था कि इस वक्त उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। गुड गर्ल, उस लड़के ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा। लेकिन अनाहिता इस वक्त सिर्फ अपने आसपास खतरा महसूस कर रही थी। जल्दी ही दरवाजे पर बहुत तेज आवाज होने लगी, जिससे साफ था कि बाहर वाले लोग दरवाजा तोड़कर खोलने की कोशिश कर रहे थे। उनके इस तरह करने से पूरा रूम में तेज आवाज आ रही थी और दरवाजे को देखकर सब पता चल सकता था कि कुछ ही मिनट में वह टूटकर गिर जाएगा। उस लड़के ने जल्दी से अपनी शर्ट हटा दी और अपना एक हाथ अनाहिता के बगल में रखते हुए उसे ऑर्डर दिया, आवाज निकालो, अगर तुम उसे तरह की आवाज नहीं निकल सकती तो कम से कम नाटक करो। अगले ही सेकंड दरवाजा तेज आवाज के साथ खुल गया, जिससे उसे लड़के का ध्यान थोड़ा बटा, लेकिन वह कुछ सोच पाता उससे पहले ही अनाहिता ने अपनी गर्दन से चाकू हटाया और इस मौके का फायदा उठाते हुए उनकी पोजीशन चेंज कर दी और उसे बेड पर पटक दिया और उसे आदमी के ऊपर बैठ गई। चिल्लाओ, अब तुम चिल्लाओ, इतना कहकर अनाहिता ने उसे आदमी के चेहरे पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। वह नीचे पड़ा हुआ लड़का हैरानी से अनाहिता की तरफ बेवकूफों की तरह देखे जा रहा था। ठीक उसी वक्त कुछ आदमी अंदर आए तो उन्होंने देखा कि अंदर एक कपल अजीब सी पोजीशन में है। एक लड़की एक आदमी की पेट पर बैठी हुई है और उसके लंबे बालों ने उसे पूरी तरह से पीछे से कट किया हुआ था। उनकी ऐसी पोजीशन देखकर कोई भी साफ बता सकता था कि वह लोग क्या कर रहा है। उन्हें इस तरह देखकर उस आदमी ने आपको ऑकवर्डली खांसते हुए पूछा, क्या तुम लोगों ने किसी? अनाहिता ने ऐसे नाटक किया जैसे उसे आदमी की आवाज से ही अनाहिता ने उसे नोटिस किया और जल्दी से मुड़कर नशे में होने का नाटक करते हुए चिल्लाकर बोली, गेट आउट।
अनाहिता की खूबसूरती और उसके गुस्से से दरवाजे पर खड़ा इंसान एक पल के लिए शॉक हो गया, लेकिन वह आदमी कुछ बोलता है उसे पहले ही अनाहिता के नीचे दबे हुए उसे लड़के ने डिप आवाज में कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वाइफ ने ड्रिंक कर ली है और वह काफी गुस्से में भी है। क्या कोई काम था आप लोगों को? उस लड़के ने अपनी आवाज बहुत डिप कर ली थी और बदल ली थी, जिसकी वजह से वह लोग बिना चेहरा देखे उसे पहचान भी नहीं सकते थे। दरवाजे पर खड़े इंसान ने ऑकवर्डली हाथ हिलाया। उसका शक पूरी तरह से खत्म हो गया था और उसने कहा, नहीं कोई बात नहीं, आप लोगों को परेशान करने की सॉरी, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वह जल्दी से चला गया। बाहर हाल में किसी ने उससे पूछा, वह अंदर नहीं है? हाँ, मैंने उसे अंदर नहीं देखा। मैं अंदर जाकर देखा हूँ एक बार फिर से। नहीं, अंदर मत जाओ, तुम्हें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। अंदर एक खूबसूरत सी लड़की है जो बहुत गुस्से में है। उन लोगों की आवाज धीरे धीरे धीमी होती जा रही थी और अब अनाहिता को लोगों की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। उस लड़के ने अपने बगल में बैठी हुई अनाहिता को देखा। दूर से दूसरों से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत इंटीमेट पोजीशन में उसके ऊपर बैठी हुई है, मगर सच्चाई बिल्कुल उलट थी। अनाहिता उसे बिल्कुल भी टच तक नहीं कर रही थी। उस लड़के ने हैरान से कहा, तुमने मुझसे कहा कि तुम कभी किसी लड़के के साथ नहीं रही, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें काफी एक्सपीरियंस है। अचानक अनाहिता ने उसे देखा और बहुत ही सेडक्टिव स्माइल के साथ बोली, क्या मैं तुम्हारी मदद की उसके बदले में तुम्हें भी मेरी मदद नहीं करनी चाहिए? इतना कहकर उसने बहुत ही सेडक्टिव तरीके से आई विंक की, जिसका मतलब साफ था, लेकिन उसे आदमी ने अपनी भौहें वापस में सिकुड़ ली और इंटेंशनली पूछा, और मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? उसके सामने बैठी यह इंडियन लड़की काफी इंटरेस्टिंग थी। अनाहिता मुस्कुराई और उसने सवाल किया, तुमने कुछ शुरू किया था, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें वह खत्म करना चाहिए? अनाहिता ने अपनी बात पूरी की और उस लड़के की तरफ झुकने लगी जैसे वह उसे किस करने वाली हो। उस लड़की ने भी कोई विरोध नहीं किया और अनाहिता जो करना चाहती थी वह करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। शेमलेस परवर्त अनाहिता ने उसे मन ही मन गाली दी और धीरे से अपना हाथ अपने गले की तरफ बढ़ाया। हिमेश मल्होत्रा के सामने एक मासूम यंग लड़की होने का नाटक करते हुए उसे काफी सारी ज्वेलरी पहनी पड़ती थी और इस वक्त उसके गले में एक नेकलेस था। इतने धीरे से अपने गले से वह नेकलेस निकाला। वह लड़का जिसने अपनी आंखें बंद कर की थी वह कुछ नोटिस कर पाता उससे पहले ही अनाहिता ने उस लड़के के दोनों हाथों को पकड़कर उसे नेकलेस के जरिए बहुत ही टाइटली बांध दिया। इस पूरे प्रोग्रेस में उसे सिर्फ 3 से 4 सेकंड का वक्त लगा था। उस लड़के ने अनाहिता को देखकर अपना घाट डाउन कर दिया था और ऊपर से उसे चोट भी लगी हुई थी। जब वैसे ही उसने कुछ महसूस किया और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, उसके हाथ ऑलरेडी बहुत बुरी तरह से बंधे हुए थे। वह काफी एक्सपेंसिव नेकलेस था जो काफी स्ट्रांग मटेरियल से बना हुआ था, इसलिए वह लड़का इतनी आसानी से तो उसे तोड़ नहीं सकता था। अनाहिता की इस हरकत से वह लड़का काफी गुस्से में आ गया और छूटने के लिए और तेजी से स्ट्रगल करने लगा। वह इतने गुस्से में था कि कुछ ही सेकंड के अंदर उसकी आंखें पूरी तरह से लाल पड़ गई। अनाहिता जल्दी से उसके बगल से हट गई ताकि वह उसके ऊपर अटैक ना कर सके। उसी रूम में वह कपड़े थे जो अनाहिता अपने साथ लेकर आई थी, इसलिए जल्दी से उसने उसे बैग में से एक शर्ट निकाल कर पहन ली और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए लड़के की तरफ देखकर डेविल स्माइल के साथ बोली, तुम अभी भी लड़कियों को कमजोर ही समझते हुआ है ना? आज के जमाने में भी तुम लोगों को यही लगता है कि लड़कियां कमजोर और हेल्पलेस होती है जिन्हें कोई आसानी से बुली कर सकता है, तो तुम्हारा यह खूबसूरत ख्वाब आज टूट गया। वह लड़का इतनी तेजी से स्ट्रगल कर रहा था और अपने हाथों की छुड़ाने की कोशिश कर रहा था कि उसके हाथों पर चोट लग गई थी और पहले से लगी हुई कंधे की चोट से खून भी बह रहा था। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक लड़की उसे इस तरह से फंसा देगी। अपने कपड़े ठीक करने के बाद अनाहिता ने उसे याद दिलाते हुए कहा, मैं तुम्हें सजेशन दूंगी कि तुम इस तरह स्ट्रगल करना बंद करो। मैंने काफी मजबूती से तुम्हें बांधा है, जितना तुम स्ट्रगल करोगे उतना वह और मजबूत हो जाएगा। तुम्हें बस अच्छे बच्चे की तरह यहाँ पर शांति से लेटे रहना है और कल का इंतजार करना है जब केबिन क्रू आकर तुम्हें ढूंढ लेगा। उसकी बात सुनकर फाइनली उस लड़के ने स्ट्रगल करना बंद कर दिया और अनाहिता की तरफ इंटेंशनली देखने लगा। इस सिचुएशन में कोई भी या तो गुस्से में या फिर डरा हुआ होता, मगर थोड़ी देर की गुस्से के बाद वह लड़का पूरी तरह से शांत हो गया था। उसके इस रिएक्शन से अनाहिता थोड़ी हैरान हो गई और एक कदम पीछे ले लिया। तभी उस लड़के ने एक डेविल स्माइल के साथ पूछा, यू आर क्वाइट इंटरेस्टिंग कीटन, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? वह ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वह अपने पहले हुए किसी पेट से बात कर रहा हो। अनाहिता ने गुस्से में उसे कोल्डली घुरा और कहा, अभी तुम्हें हालात में हो नहीं कि तुम मेरा मुझे नाम पूछो। अभिमन्यु? क्या? मेरा नाम? इससे अनाहिता की भौहें और आपस में सिकुड़ गई। यह इंसान जिसे अभी अभी उसने बांध दिया वह उसे अपना असली नाम बता रहा है।
लेकिन तभी उस लड़के ने आगे कहा, अब जब तुम्हें मेरा नाम पता चल गया है तो इसका मतलब है कि आज से तुम मेरी हो, और इत्तेफाक से मेरी फैमिली मुझे शादी करने के लिए फोर्स भी कर रही है, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि शादी किस होगी, तो मुझे लगता है तुम एक अच्छे कैंडिडेट रहोगी। उसकी यह बात सुनकर अनाहिता ने अपनी आंखें रोल करके उसे देखा और उसके पास चलकर पहुंची और अपना एक पैर उठाकर उसे बहुत ही तेज किक उसे मारी। भले ही अनाहिता की किक बहुत तेज थी और उससे उसे लड़की को दर्द भी हुआ, लेकिन उसने कोई भी एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर नहीं आने दिए। उल्टा अनाहिता से गुस्सा होने की जगह उसका अनाहिता में इंटरेस्ट और बढ़ रहा था। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर अनाहिता और गुस्सा हो गई और उसने इस फालतू आदमी को इग्नोर करने का फैसला लिया। वह पुलिस को कॉल करना चाहती थी, लेकिन जब हिमेश मल्होत्रा कैकीमा आसपास है और जब उसे पता चला कि कोई अनजान लड़का उसके कमरे में था, तो वह इमेजिन कर सकती थी कि कैकी मल्होत्रा उसके ऊपर किस तरह के इल्जाम लगाएगी। उसे उन इल्जामों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अभी वह अपने आप को निर्दोष साबित करने या फिर किसी तरह के ड्रामे में नहीं फंसना चाहती थी। थोड़ी देर तक सोचने के बाद अनाहिता को यह रियलाइज हुआ कि वह इस आदमी को यहाँ इसी तरह छोड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। डैम इट, यह आदमी इसी तरह छूट जाएगा। अनाहिता ने जब इस बारे में सोचा तो एक और किक उसे लड़के को मारी, लेकिन इस बार वह लड़का तैयार था और वह अनाहिता के किक से बचने के लिए थोड़ा सा साइड हट गया और उसने उसे एडवाइस देते हुए कहा, अगर तुम्हें अगली बार किसी को किक करना हो तो वहाँ मत देखना जहाँ तुम किक करने वाली हो। तुम्हारा ओपोनेंट उसे नोटिस कर लेगा और उसे एक इम्पोर्टेंट बात तुम्हें और थोड़ी तेज होनी होगी और थोड़ा सा रुथलेस भी। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वह एक छोटी कीटन को बाइट करना सीखा रहा है। शट अप कहने के बाद अनाहिता ने उसे लड़के को इग्नोर करने का फैसला किया। उसने अपनी चीज को पैक किया और बैग लेकर बाहर जाने लगी। उसने सोचा कि वह एक अलग आइडेंटिटी के साथ दूसरे रूम में जाकर रहेगी, और वैसे भी हिमेश मल्होत्रा और कैकेयी को उसके कहीं भी रहने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन जैसे ही उसने बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला, आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 138 पता चल जाएगा। अब तक आपने सुना कि अनाहिता के रूम में एक लड़का घुस आता है और अपने आप को बचाने के लिए अनाहिता को अपने साथ नाटक करने के लिए कहता है। अनाहिता भी कुछ देर के लिए उसे नाटक करती है और उसके बाद उसे लड़के को ही बना देती है। अब आगे अनाहिता ने जैसे ही बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला, उसे आदमी ने जल्दी से चलते हुए कहा, कहाँ जा रही हो तुम? क्या तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए? यह सुनकर अनाहिता ने पीछे मुड़कर उसे लड़के की तरफ घुरा और एक डेविल स्माइल के साथ बोली, मैं जहाँ भी जा रही हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, चुपचाप यहाँ बैठे रहो और अपनी किस्मत को मान लो। उसकी यह बात सुनकर उस लड़के ने अपनी आईब्रोज उठाते हुए से देखा और कहा, अगर तुम अभी इसी वक्त आकर मुझे खोल देती हो तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा और ऐसे नाटक करूंगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और उसके अलावा मैं तुम्हें एक छोटा सा सीक्रेट बताऊंगा। लेकिन अगर तुम अभी चली जाती हो तो मैं तुम्हें गारंटी रह सकता हूँ कि तुम्हें यहाँ से जाना बहुत महंगा पड़ेगा। उस लड़के का सिचुएशन में भी इतना शांत होना अनाहिता को इतना गुस्सा दिला रहा था कि वह इसी वक्त उसकी जान ले लेना चाहती थी। लेकिन अनाहिता ने फिर गुस्से को कंट्रोल करते हुए उसे इग्नोर किया और फिर दरवाजा खोला, लेकिन वह रूम से बाहर जा पाती उससे पहले ही उस लड़के ने फिर कहा, इस शिप पर एक बम है। अनाहिता अपनी जगह पर रुक गई और पीछे मुड़कर ध्यान से उसे लड़के को देखने लगी। वह यह समझने की कोशिश कर रही थी कि वह सच बोल रहा है या झूठ, लेकिन उसे लड़के के एक्सप्रेशन पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम था और उसे देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि वह सच बोल रहा है या झूठ। वह अपने इमोशंस छुपाने में बहुत अच्छा था। अनाहिता साफ साफ नहीं बता सकती थी कि वह इस वक्त क्या सोच रहा है, यह क्या फील कर रहा है। जब उस लड़के ने अनाहिता को अपनी तरफ घूरते हुए पाया तो हंसते हुए बोला, देखकर लगता है कि तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं, तो फिर तुम क्यों ना एक बार रूम नंबर 1201 के वार्डरोब में जाकर खुद चेक कर लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अगले सेकंड दरवाजा बंद होने की तेज आवाज सुनाई दी और दरवाजा लॉक हो गया। उस खाली रूम में उस लड़के के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वह बोला, तुम काफी इंटरेस्टिंग हो लिटिल कीटन। जल्दी ही उसके चेहरे पर वह स्माइल गायब हो गई और कोल्ड एक्सप्रेशन आ गए और उसने अपने चिन की मदद से अपनी स्पेशल वॉच को छुआ। अगले 2 सेकंड के अंदर ही उस वॉच से एक आदमी की पोलाइट आवाज सुनाई दी। वह आदमी किसी फॉरेन लैंग्वेज में पूछ रहा था, मिस्टर अभिमन्यु, क्या कोई काम है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ? उनके आदमी ने मुझे ढूंढ लिया है और मुझे यह भी पता चला है कि उन्होंने इस क्रूज शिप पर एक बम प्लांट किया है, लेकिन मुझे यह नहीं पता चला कि वह लोग एग्जैक्टली यह सब किस लिए कर रहा है। जल्दी से मेरी लोकेशन ढूंढो और मुझे यहाँ से लेकर चलो। दूसरी तरफ वाले आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, यस सर, आप संभाल के वही रहिए, हम जल्दी आते हैं।
ऑलराइट कॉल कट होने के बाद उसे लड़के के हैंडसम फीचर्स थोड़े रिलैक्स हो गए और कमरे की डिम लाइट में वह काफी अट्रैक्टिव देख रहा था। अचानक से उसे लड़के को अनाहिता की याद आई और वह एक डेविल स्माइल के साथ बोला, अब जो तुम्हारा मुझे सामना हो गया है लिटिल कीटन, तो भागने के बारे में सोचना भी मत, मैं तुम्हें जान नहीं दूंगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि जब वह यहाँ अपने दुश्मन के बैकग्राउंड के बारे में पता करने और चेक करने आएगा तो वह इस तरह की इंटरेस्टिंग लड़की से मिलेगा। वह एक शांत चेहरे के पीछे छुपा हुआ खतरा थी और काफी अट्रैक्टिव भी, जो उसके लिए काफी हैरानी की बात थी। उसने डिसाइड कर लिया था कि वह अनाहिता को अपने पास कैद करके रखेगा। अनाहिता अपना बैग लेकर सीधा रूम से निकलने के बाद रूम नंबर 1201 में पहुंची। उसने एक बार बम एक्सप्लोजन महसूस किया था, इसलिए एक्सप्लोजन्स वाली बात उसके लिए सेंसिटिव टॉपिक थी। भले ही उस लड़के ने जो कहा वह सच हो या ना हो, उसने एक बार वहां जाकर देखने का फैसला किया। क्रूज शिप पर 12 फ्लोर थे और ज्यादा लोग न होने की वजह से शिप का 12वां फ्लोर काफी शांत और खाली था। अनाहिता जाकर रूम नंबर 1201 के सामने रुकी। उसने पहले रूम का दरवाजा नॉक किया, लेकिन जब अनाहिता को अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो वह कुछ कदम पीछे गई और उसने बहुत ही तेजी से आगे जाकर दरवाजे पर एक जोरदार किक किया। 2-3 किक के बाद वह दरवाजा फाइनली खुल गया। जब अनाहिता रूम के अंदर आई तो पूरा अंधेरा था, इसलिए उसने अपने बैग से चाकू निकाल लिया और बहुत ही सावधानी से अंदर बढ़ाने लगी। अनाहिता ने पहले यह बात में एक श्योर कर ली कि रूम के अंदर कोई नहीं है। यह करने के बाद रूम का दरवाजा बंद किया और रूम की लाइट ऑन कर दी। रूम की लाइट ऑन करने के बाद अनाहिता सीधे वार्डरोब के सामने पहुंची। इसके बारे में कुछ पागल लड़के ने उसे बताया था, लेकिन जैसे ही अनाहिता ने वार्डरोब का दरवाजा खोला वह पूरी तरह से हैरान हो गई। अंदर सचमुच एक टाइम बम था। धीरे से उसे बम को देखने के बाद अनाहिता को एहसास हो गया कि अगर यह बम फटा तो इतनी बड़ी क्रूज शिप बर्बाद हो जाएगी और सब के सब मारे जाएंगे। हिमेश मल्होत्रा उसे ऐसी जगह पर लेकर ही क्यों आया? इतना कहकर अनाहिता ध्यान से टाइमर की तरफ देखने लगी। अनाहिता यह देखकर शॉक हो गई कि टाइमर में सिर्फ 3 मिनट बचे थे। ठीक उसी वक्त अनाहिता का फोन बजा। अपने सामने इस बम को देखकर उसकी फोन की आवाज भी एक पल के लिए अनाहिता को डरा चुकी थी। अनाहिता ने गहरी सांस ली और अपना फोन निकाला तो उसके फोन पर एक फॉरेन नंबर दिखाई दे रहा था। तीसरा दिन। फॉरेन नंबर। अचानक अनाहिता को कुछ रियलाइज हुआ। उसने बम की तरफ एक बार फिर देखा और तब उसे पता चला कि हिमेश मल्होत्रा ने यह शिप चुनी और इसमें बम है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इस शिप पर बम ही इसलिए लगाया गया है क्योंकि वह इस शिप पर है। वह बम एक्चुअली उसी के लिए प्लांट किया गया है। इसी सोच के साथ अनाहिता को पसीने आने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे आदमी ने मुंबई शहर से इतनी दूर उसे यहाँ तक ढूंढ लिया था। और उसके अलावा अनाहिता के शिप पर चढ़ने के कुछ मिनट बाद उसने जिस पर बम भी लगवा दिया। इससे उसे अपने और उस हैकर के बीच हुई बातों की याद आई। उसने अनाहिता को वार्न किया था कि अगर वह उन्हें ज्वाइन नहीं करती तो उसकी जान ले लेंगे। 2-3 गहरी सांस लेने बाद अनाहिता ने कॉल पिक किया और कॉल डिलीट। पूछा, कौन हो तुम? दूसरी तरफ से एक रोबोटिक साउंड सुनाई दी, मिस मल्होत्रा, क्या आप हमेशा ही ऐसी कोल्ड बिहेव करती है एक अननोन नंबर से बात करते वक्त? वह आदमी फॉरेन लैंग्वेज में बात कर रहा था और यह उसकी ओरिजिनल आवाज नहीं थी। इसे वॉइस चेंजर से बदल गया था। फिर भी अनाहिता उस आवाज को सुनकर बता सकती थी कि दूसरे तरफ के आदमी की आवाज कितनी ठंडी थी। जैसा कि एक्सपेक्टेड था वह हैकर ही था। जैसा अनाहिता ने सोचा था वैसा ही है। उसका शक बिल्कुल सही नहीं निकला। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह आदमी कितना रुथलेस और घटिया है जो सिर्फ उसे मारने के लिए इतने सारे मासूम लोगों की जान खतरे में डाल रहा है। पहले भी वह ऐसा मल्होत्रा ग्रुप की बिल्डिंग के लोगों के साथ कर चुका है और वह आज ऐसा फिर कर रहा है। अनाहिता ने अपने दांत पीसते हुए पूछा, क्या चाहते हो तुम? दूसरी तरफ से रोबोटिक आवाज आई, आपके 3 दिन खत्म हो गया है। मुझे सिर्फ आपसे एक जवाब चाहिए। लेकिन अनाहिता ने जवाब नहीं दिया और फोन नीचे रखकर बम को ध्यान से देखने लगी। वह देखने की कोशिश कर रही थी कि क्या इस बम को शिप से थोड़ी दूर पानी में फेंकने पर इसका असर कम किया जा सकता है या फिर नहीं। लेकिन जब अनाहिता ने ध्यान से देखा तो उसे बम को वार्डरोब से अटैच किया हुआ था, इसलिए उसे वार्डरोब से अलग नहीं किया जा सकता था। और इस बम को यहाँ से निकलने का एक ही तरीका था कि पूरे वार्डरोब को पानी में फेंका जाए। और प्रॉब्लम यह थी कि वार्डरोब बहुत ही ज्यादा बड़ा और भारी था, इसलिए सिर्फ 3 मिनट के अंदर उसे पानी में फेंक नहीं पॉसिबल था। तभी अनाहिता के दिमाग में अचानक एक ख्याल आया कि क्यों ना वह क्रूज के क्रू मेंबर से बात करें। लेकिन अनाहिता ने ख्याल जल्दी ही झटक दिया क्योंकि उसे पता था कि सिर्फ 3 मिनट बचे हैं और वहां पहुंचते ही 3 मिनट खत्म हो जाएंगे। और अगर वह टाइम पर पहुंच भी गई तो कोई इसकी बातों पर भरोसा नहीं करेगा। क्या आपने सुना मिस मल्होत्रा कि मैंने क्या कहा? दूसरी तरफ से उसे आदमी की आवाज फिर आई।
अनाहिता ने आंखें बंद करके अपने गुस्से को कंट्रोल में किया और कहा, मैं तुम लोगों को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। अनाहिता ने सेफ खेलने का डिसाइड किया। इतने सारे लोगों की जान दाव पर नहीं लगा सकती थी। दूसरी तरफ से आदमी ने कहा, मैं इस मल्होत्रा, हमारे पास एक लाइट डिटेक्टर है और आपकी आवाज सुनने के बाद वह लाइट डिटेक्टर बता रहा है कि आप झूठ बोल रही है। अनाहिता हैरान हो गई और उसने जल्दी कहा, मुझे पक्का भरोसा है कि तुम्हारे लाइट डिटेक्टर में कुछ गड़बड़ी है। मेरे और रुद्राक्ष के बीच में झगड़ा हो गया है, इसलिए मैं अब उसके साथ काम नहीं करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ के आदमी ने हंसते हुए कहा, हमारा लाई डिटेक्टर कभी गलत नहीं होता मिस मल्होत्रा, आपने कुछ ज्यादा ही चालाकी दिखा दे। आप बहुत ही समझदार है, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि आप जैसा समझदार इंसान है आप इस दुनिया से जाने वाला है। गुड बाय मिस मल्होत्रा। 1 मिनट रुको, लेकिन वह कुछ और बोल पाती उससे पहले ही कॉल कट गया। डैम इट, अनाहिता ने बहुत ही गुस्से में अपनी मुठिया दीवार पर मारी। भले ही अनाहिता इस शिव से कूदकर दूर जाकर अपनी जान बचा सकती थी, लेकिन ऐसा दूसरे लोग नहीं कर सकते थे। उसे अचानक याद आया कि उसने एक क्रू मेंबर की बात सुनी थी कि इससे पर कम से कम 300 से ज्यादा लोग हैं। 300 लोगों की जिंदगी है, वह इतनी आसानी से नहीं जाने देगी। इसलिए उसने एक गहरी सांस ली। 2 सेकंड के बाद अनाहिता ने अपना फोन लिया और एक बम एक्सपर्ट को कॉल किया जिसे वह अमेरिका में जानती थी। टाइमर में सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ था। अनाहिता ने जल्दी से वीडियो कॉल ऑन किया। जल्द से ही उसे आदमी ने फोन पिक किया। वह बोला, काफी वक्त हो गया माही, इतने दिन से तुम कहाँ थी? तुम्हारा चेहरा पीला पड़ा हुआ है, क्या बात है? अनाहिता ने पॉइंट पर आते हुए कहा, रोनाल्डो, मेरे पास वक्त करने का टाइम नहीं है। मेरे सामने एक बम रखा हुआ है, क्या तुम उसे देखकर बता सकते हो कि मैं उसे कैसे डिफ्यूज करूं? अनाहिता की बात सुनकर सामने वाला इंसान भी सिचुएशन की सीरियसनेस को समझ गया और बिना कोई टाइम वेस्ट किया उसने जल्दी से कहा, उस बम को दिखाओ मुझे। रोनाल्ड के बोलते ही अनाहिता ने जल्दी से कैमरा बम की तरफ कर दिया। अब आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जैसे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 139, अनाहिता ने कंफ्यूज। अब तक आपने सुना कि अनाहिता उस लड़के को बांधकर जा ही रही होती है कि वह लड़का अनाहिता को बता देता है कि शिप पर एक बम है, और जब अनाहिता चेक करती है तो उसे लड़के की बात सही भी निकलती है। अब आगे अनाहिता ने अमेरिका में अपने एक बम एक्सपोर्ट दोस्त को कॉल किया और उसके बोलते ही जल्दी से कैमरा टर्न करके रोनाल्डो को दिखाई। थोड़ी देर देखने के बाद रोनाल्डो ने एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लॉक के साथ जवाब दिया, माही, यह बम एक्सट्रीमली सिंपल है। जैसे ही अनाहिता ने यह बात सुनी वह बहुत खुश हो गई और उसने जल्दी से पूछा, अगर यह सिंपल है तो जल्दी से मुझे बताओ कैसे डिफ्यूज कैसे करना है। रोनाल्डो ने जल्दी से अपना सरनामे हिलाया और कहा, वेट, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। यह बम बिल्कुल सिंपल है लेकिन इसे डिफ्यूज करना आसान नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? अनाहिता ने अपनी भौहें आपस में सिकोड़ते हुए पूछा। तो रोनाल्डो ने एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, क्या तुम वह 2 एक्सप्लॉयड वायरस देख सकती हो? अनाहिता ने हाँ में सर हिलाया और जवाब दिया, हाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ एक ब्लैक कलर की और एक व्हाइट कलर की वायर है। रोलैंड ने हाँ मैं सर हिलाया और जवाब दिया, हाँ इसमें सिर्फ 2 ही वायर है, और अगर तुमने सही वायर को कट किया तो बम डिफ्यूज हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने गलत वायर को कट कर दिया तो एक्सप्लोड हो जाएगा। यह बात सुनकर अनाहिता चिढ़ गई और उसने अपने लिप्स बाइट करते हुए पूछा, रोनाल्डो, मुझे इनमें से कौन सी वायर कट करनी चाहिए? इसका कोई सही जवाब तुम्हें नहीं दे सकता। यह सवाल का जवाब तुम्हें वही इंसान दे सकता है जिसने इस बम को बनाया है, और यह उसकी सोच के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उसने कौन सी वायर को सही और कौन सी वायर को गलत तरीके से कनेक्ट किया है। रोनाल्ड ने अपना सरनामे हिलाते हुए कहा। अनाहिता धीरे से बड़बड़ाई, वह कैसे सोचता है? अनाहिता का कभी उसे इंसान से इंटरेक्शन नहीं हुआ था और ना ही वह इंसान से कभी मिली थी, तो उसे कैसे पता चलेगा कि वह इंसान कैसा सोच सकता है। तभी रोनाल्डो की आवाज उसे फोन से फिर सुनाई दी, क्या तुम उसे इंसान को जानती हो या फिर किसी ऐसे इंसान को जानती हो जो उसे इंसान को जानता हो, जो तुम्हें यह बता पाए कि उस इंसान को सबसे ज्यादा किस रंग से नफरत है? शायद इस बात से तुम्हें अंदाजा हो जाए कि तुम्हें कौन सी वायर को नहीं कट करना चाहिए। अनीता ने ना में सर हिलते हुए कहा, नहीं, मैं उस इंसान को बिल्कुल नहीं जानती। तो तुम इंतजार क्या कर रही हो? भागो, अपनी जान बचाओ। लेकिन अनाहिता ने अपनी लिप्स बाइट करते हुए कहा, इस शिप पर 300 से ज्यादा लोग हैं। तुम रोनाल्डो अपनी बात खत्म कर पाता। उसे पहले ही अचानक कुछ सोचते हुए अनाहिता की आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, शायद वह इंसान को जानता हो। कौन? मेरा दोस्त, मैं अपने दोस्त के बारे में पूछती हूँ, बाय। इतना कहकर वह कॉल कट करने ही वाली थी तो रोनाल्डो जल्दी से बोला, जल्दी करो, तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं।
अगर तुम्हारे पास इस बम को डिफ्यूज करने का कोई रास्ता ना हो तो प्लीज वहाँ से भाग जाना, प्लीज वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भाग जाना, ओके। जैसे ही रोनाल्ड ने यह कहा, अनाहिता चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट आ गई। वह भाग सकती थी, लेकिन उसके भाग नहीं के बाद इस शिप पर आए हुए उन 300 लोगों का क्या होता है। भले ही वह चाहती थी कि इस बम के एक्सप्लोजन में हिमेश मल्होत्रा और उसकी मां दोनों मर जाए, लेकिन वह सिर्फ उन दोनों को मारने के लिए सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकती थी। मैं समझ गई, थैंक्स, अनाहिता ने कहा और कॉल करने के बाद जल्दी से दूसरे नंबर पर कॉल लगाया। यह कॉल डायरेक्टली अमेरिका में लगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में बहुत सारे एफर्ट करने के बाद फाइनली रुद्राक्ष उन सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया था जो नौकरी छोड़ने वाले थे या फिर छोड़ चुके थे। ब्रांच ऑफिस का स्टाफ दौड़ते हुए डायरेक्टर के ऑफिस में पहुंचा और उसने पॉलिटली रिपोर्ट किया, सर सब लोग आ गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग यहाँ आते ही जाने की बात कर रहे हैं, शायद आपको एक बार पहले जाकर देखना चाहिए। रुद्राक्ष ने उसकी बात सुनकर हाँ में सर हिलाया और खड़ा होकर मीटिंग रूम की तरफ जाने लगा, लेकिन जैसे ही वह मीटिंग रूम के सामने पहुंचा उसका फोन बजा और कॉल अनाहिता की तरफ था। जैसे रुद्राक्ष हैरान हो गया कि वह इस वक्त उसे क्यों कॉल कर रही है। रुद्राक्ष कॉल उठाने ही वाला था तभी उसकी असिस्टेंट ने जल्दी से कहा, सर हम और लेट नहीं कर सकते, अंदर बैठे हुए लोग काफी एरोगेंट है, अगर आप अभी अंदर नहीं गए तो वह यहाँ से चले जाएंगे। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष कुछ सेकंड के लिए रुका और फिर उसने अपने असिस्टेंट से कहा, तुम पहले अंदर जाकर देखो, मुझे 5 मिनट और लगेंगे, मेरे लिए कॉल उठाना बहुत जरूरी है। रुद्राक्ष यह बात सुनकर उसका यह असिस्टेंट हैरान हो गया। आप, लेकिन रुद्राक्ष उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर किया और थोड़ी दूर जाकर उसने अनाहिता का कॉल पिक करते हुए कहा, क्या बात है अनाहिता? भले ही अनाहिता जानती थी कि वह बिजी होगा, लेकिन उसे इस वक्त की चिंता नहीं कर सकती थी। उसने जल्दी से पूछा, रुद्राक्ष क्या तुम्हारा वह दुश्मन जिसने तुम पर हमला किया था तुमसे अच्छे से जानते हो? उसका यह सवाल सुनकर रुद्राक्ष हैरान हो गया और उसमें सीरियस आवाज में पूछा, तुमने अचानक ही यह सवाल क्यों पूछ रही हो? अनाहिता जो क्रूज में थी उसने बम की तरफ देखते हुए रोनाल्ड की कहानी एक एक बात रुद्राक्ष को बता दी, जिससे रुद्राक्ष और टेंशन में आ गया और उसने कहा, वह काफी सीक्रेटिव रहता है, इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मुझे उसकी आवाज याद है जब उसे जंगल में वह अपने आदमियों के साथ मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझे गंदा काला चूहा कहा था और जहाँ तक मुझे अंदाजा है उसे काला रंग बिल्कुल पसंद नहीं। यह सुनते ही अनाहिता ने अपने फोन को अपने कंधों और कानों के बीच में दबाया और अपने बैग में से छोटा चाकू निकालकर काली वायर के पास ले जाकर बोली, तो ठीक है, फिर मैं ब्लैक वायर कट करती हूँ। यह सुनते ही रुद्राक्ष का सर दर्द से फटने लगा और उसने जल्दी से पूछा, वक्त कितना वक्त बचा है बम फटने में? अनाहिता ने टाइमर देखा और कहा, 15 सेकंड। एक बार मुझे सोचने दो, एक बार मुझे सोने दो। अगर ध्यान से रुद्राक्ष की आवाज कोई सुनता तो वह सब समझ जाता कि डर के मारे रुद्राक्ष आवाज कांप रही है। वह आज तक अपनी जिंदगी में इतना नर्वस कभी नहीं हुआ था। 1 सेकंड के बाद रुद्राक्ष अपने दांत पीसकर चलते हुए कहा, उसे मत काटो अनाहिता, भागो वहाँ से, उस शिव से बाहर कूद जाओ, मैं पूरी तरह से इस बारे में श्योर नहीं हूँ। इस वक्त रुद्राक्ष के दिल में डर, मजबूरी और गुस्सा एक साथ जगह बन चुका था। रुद्राक्ष को अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था और उसे अपने आप से ही नफरत हो रही थी कि वह अभी तक उसे कको ना ही पकड़ पाया है और ना ही उसके बारे में कुछ पता लगा पाया है, जिसका नतीजा यह हुआ कि अनाहिता की जान एक बार फिर उसकी वजह से खतरे में है। रुद्राक्ष समझता था कि उसे कमीने की सिर्फ एक बात को सुनकर वह अनाहिता की जिंदगी दाव पर नहीं लग सकता, वह अनाहिता की जिंदगी के साथ खतरा मोड़ नहीं ले सकता। रुद्राक्ष ने अपने फोन पर और अपनी पकड़ टाइट करते हुए बहुत ही तेज आवाज में कहा, अनाहिता सब चीजों को इग्नोर करो और भागो वहाँ से, मैं तुम्हें अपने लिए मरता हुआ नहीं दे सकता, हम यह चांस नहीं ले सकते। अनाहिता ने एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, रुद्राक्ष अगर तुम्हारी बात मानकर मैं यहाँ से भाग जाती हूँ तो मैं अपनी पूरी जिंदगी गिल्ट और अफसोस में जीऊंगी और मेरी अंतरात्मा मुझे जीने नहीं देगी। इस बारे में मत सोचो, जब तक तुम जिंदा हो उम्मीद अभी भी बाकी रहेगी। रुद्राक्ष जल्दी से बोला, भले ही तुम्हें अपनी फिक्र ना हो लेकिन तुम्हें अपनी माँ का बदला तो लेना है ना, अगर तुम मर गई तो उनका बदला कौन लेगा? उनका सच कौन पता लगाए? क्या तुमने मुझे यह नहीं कहा था कि हिमेश मल्होत्रा और अनीता के बाद भी कोई है जिसका हाथ तुम्हारी माँ की मौत में है? लेकिन अगर मैं यहाँ से भाग गई तो हिमेश मल्होत्रा और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा? मैं भी तो उनकी तरह एक खूनी बन जाऊंगी, अनाहिता ने कहा और अपना फोन स्पीकर पर रख कर नीचे रख दिया और फिर बोली, मैं यह वायर कट करने वाली हूँ। रुद्राक्ष नहीं अनाहिता मत कट करो, रुद्राक्ष चिल्लाया। इस वक्त रुद्राक्ष की आंखें ठंड हो गई थी और उसके आसपास का ऑरा इतना भयानक हो गया था कि कोई भी उसके आसपास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वही अनाहिता ने दूसरी तरफ कड़वी मुस्कुराहट के साथ टाइमर को देखा।
जिसमें सिर्फ 8 सेकंड रह गए थे और बोली, रुद्राक्ष, इस जिंदगी में तुम्हें जानना सबसे बेस्ट चीज रही है। एक्चुअली तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो। अगर मैं जिंदा बची तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी एक अच्छी दोस्त बनकर रहूंगी। रुद्राक्ष ने कांपती हुई आवाज में कहा, अनाहिता, नहीं, मत करो। वह खुद से नफरत कर रहा था कि क्यों उसने अनाहिता की मदद ली, जिसका नतीजा यह हुआ कि उसने अनाहिता को खतरे में डाल दिया है। और उसके अलावा जब अनाहिता को उसकी मदद की जरूरत है तो यहाँ एक यूजलेस इंसान की तरह अमेरिका में फंसा हुआ है। अनाहिता ने एक गहरी सांस ली और छोटे से चाकू को ले जाकर ब्लैक वायर के बीच में रखा। वह उसे कट करने वाली थी, तभी उसे रुद्र की आवाज दोबारा सुनाई दी, अनाहिता, ब्लैक वायर को मत काटो, व्हाइट वायर को काटो। अनाहिता ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्यों? वह एक का है और वह हमेशा ही एक नॉर्मल इंसान से उल्टा सोचता है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी दाव पर ही लगनी है तो व्हाइट वायर को काटो। अनाहिता टेंशन में आ गई और अगले ही सेकंड उसमें ब्लड को ब्लैक वायर की जगह व्हाइट वायर के पास ले जाकर रख दिया। जब टाइमर में सिर्फ 2 सेकंड बचे थे तो अनाहिता ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन अपनी मॉम का नाम लेकर व्हाइट वायर काट दी। स्नैप, व्हाइट कट गई और उसे टाइम बम से एक लंबी बीप की आवाज आने लगी। अनाहिता ने अपना सर नीचे करके जल्दी से खुद को छुपा लिया। वह अपनी मौत का सामना करने के लिए तैयार थी। दूसरी तरफ रुद्राक्ष को फोन पर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी और वह बहुत ही बेचैनी में अपनी सांस से रोके हुए खड़ा था। पूरी तरफ शांति पसरी हुई थी और घड़ी की आवाज आ रही थी, टिक-टॉक, टिक-टॉक। अनाहिता भी जहाँ थी वहाँ पर टिक-टॉक की आवाज आ रही थी। अनाहिता ने ध्यान से सुना। 2 सेकंड बीत गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। अनाहिता ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो वह यह देखकर हैरान हो गई कि बम का टाइमर ठीक 1 सेकंड पर रुका हुआ है। उसने कर दिया, उसने बम को डिफ्यूज कर दिया। रुद्राक्ष बिल्कुल सही था। अनाहिता को बोलने के लिए कुछ सेकंड लग गई। कुछ सेकंड बाद उसने फोन को उठाया और एक्साइटेड होकर चिल्लाकर बोली, कर दिया, बम डिफ्यूज हो गया, क्या तुम सुन रहे हो? लेकिन दूसरी तरफ से ऐसी कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि कुछ सेकंड पहले रुद्राक्ष ने अपना फोन अपने से दूर एक विंडो सिल पर रख दिया और अपनी आंखें बंद करके एक सिगरेट जल ली और एक बड़ा सा चाकू भी निकाल लिया था। उसे फोन की तरफ देखने से डर लग रहा था। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 140, रुद्राक्ष ऑलरेडी कॉन्फ्रेंस। अब तक आपने सुना कि अनाहिता का दोस्त उसे बम डिफ्यूज करने का तरीका बताता है, जिसके बाद अनाहिता रुद्राक्ष को फोन करती है और रुद्राक्ष के वहां से भगाने के कहने पर भी अनाहिता वहां से नहीं भागती और व्हाइट वायर को कट कर देती है, जिससे बम डिफ्यूज हो जाता है। अब आगे। रुद्राक्ष को फोन की तरफ देखने से डर लग रहा था। अनाहिता ने उससे कहा कि अगर वह उन सभी 300 लोगों की जान खतरे में डालकर वहां से भाग गई और वह लोग मर गए तो वह अपनी पूरी जिंदगी गिल्ट में नहीं जी पाएगी। लेकिन अगर वह मर गई तो वह भी नहीं जी पाएगा, इसलिए उसने वह चाकू निकाल रखा था। अगर अनाहिता को कुछ हुआ तो वह खुद को भी मार डालेगा। 1 सेकंड के लिए तो वह यही सोचने लगा कि काश वह कभी अनाहिता से मिला ही नहीं होता। अगर वह अनाहिता से ना मिला होता तो उसकी वजह से अनाहिता इतने बड़े खतरे में नहीं होती। जल्दी ही रुद्राक्ष के आसपास सिगरेट का धुआं फैल गया। कुछ सेकंड बीत गए। फाइनली उसने हिम्मत करके फोन की तरफ देखा तो कल अभी भी चालू था, जिसे देखते ही रुद्राक्ष के दिल की धड़कन बढ़ गई और उसकी आंखों में एक उम्मीद दिखाई देने लगी। उसने जल्दी से फोन अपने कान के पास लगाया तो दूसरी तरफ से उसे अनाहिता की चिंता भरी आवाज सुनाई दी, कहाँ चले गए थे तुम? मेरा सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? उसकी आवाज सुनते ही रुद्राक्ष जोर जोर से हंसने लगा। अनाहिता जिंदा है, वह अभी भी जिंदा है। वहाँ लंबा आदमी बच्चों की तरह हंसे जा रहा था। एक लंबी सांस लेने के बाद उसने कहा, अनाहिता, मैं यही हूँ। अनाहिता की आवाज कमजोरी महसूस हो रही थी, मगर उसकी आवाज में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वह पागल आदमी सचमुच सनकी है। अनाहिता बोले जा रही थी और रुद्राक्ष एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उसकी सारी बातें सुने जा रहा था। पहली बार जिंदगी में उसे किसी की आवाज सुना इतना अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कोई प्यारा सा गाना सुन रहा हो। वह उसे हमेशा सुनते रहने चाहता था। तभी अचानक हो उसे ध्रुव की आवाज सुनाई दी, तुम अभी तक वहाँ पहुँचे क्यों नहीं? अगर मैं वहाँ पर नहीं होता ना तो वह सारे के सारे अकड़ू वहाँ से भाग गए होते। ध्रुव की आवाज सुनकर रुद्राक्ष ने उसे घूर कर देखा, लेकिन उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अनाहिता ने भी फोन के जरिए ध्रुव की आवाज सुन ली थी, इसलिए उसने रुद्राक्ष से कहा, जाओ उसकी मदद करो, अगर तुम्हें काम है तो, और अभी के लिए मेरे तरफ सब कुछ ठीक हो गया है। ठीक है, अगर कुछ भी हो तो मुझे जरूर तुरंत कॉल करना, रुद्राक्ष ने जवाब दिया और कॉल कट होने के बाद फोन को अपने पॉकेट में रख लिया।
तभी ध्रुव ने अपनी भौहें आपस में सिकुड़ते हुए पूछा, तुम किससे बात कर रहे थे? तुम्हारी आंखों में आंसू है, जबकि तुम यहाँ पर खड़े होकर किसी पागल आदमी की तरह हंसे जा रहे थे। उसका यह बात सवाल सुनते ही रुद्राक्ष ने अपना एक हाथ ऊपर उठाया तो ध्रुव ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे ऐसा लगा कि रुद्राक्ष उसे पंच करेगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे कोई चोट नहीं लगी, उल्टा अपने कंधे पर कुछ बाहर महसूस हुआ। तो उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो रुद्राक्ष ने उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ था और रुद्राक्ष ने मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, मैं अभी जाता हूँ। इतना कहकर रुद्राक्ष वहाँ से मीटिंग रूम की तरफ चला गया। ध्रुव कंफ्यूजन में जाते हुए रुद्राक्ष को देख रहा था। अभी रुद्राक्ष के साथ कुछ ठीक नहीं? क्या ऐसा हो सकता है कि? यह सोचते ही ध्रुव की आंखें डर से बड़ी हो गई। उसने अपने आप से ही कहा, हे भगवान, क्या रुद्राक्ष को मुझ में इंटरेस्ट है? क्या मेरा दोस्त के है? अगर ऐसा है तो उसका मुझ में इंटरेस्ट लेना नॉर्मल सी बात है। आफ्टर ऑल मैं गुड लुकिंग हूँ, चार्मिंग हूँ। इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचते ही ध्रुव कांपने लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, रुद्राक्ष के नहीं हो सकता। ध्रुव यह बात क्लेरिफाई करना चाहता था, लेकिन रुद्राक्ष ऑलरेडी कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर जा चुका था, इसलिए अब उसके पास अपना सवाल अपने तक ही रखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था और वह भी चुपचाप कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर चला गया। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर बहुत ही शोर हो रहा था और डायरेक्टर सारे टेक्निकल स्टाफ को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक उसी वक्त एक बहुत ही स्ट्रांग ऑरा के साथ कोई कॉन्फ्रेंस रूम में आया, जिसे महसूस करते ही सब लोग शांत पड़ गए और उसे दरवाजे की तरफ देखने लगे कि कौन आया है। उसने एक ब्लैक कलर का लग्जरियस बिजनेस सूट पहना हुआ था और उसके अंदर आते ही सब लोग उसके गुस्से को और हवा में बढ़ते प्रेशर को महसूस कर सकते थे। उसे एक नजर देखते ही सब लोग डर गए और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक भी शब्द बोल पाए। इसलिए सब लोग अपनी सांस रुककर वहां पर बैठ गए। कुछ लोगों के पास लीडर होने की ताकत होती है और वह उन्हीं लोगों, ज्यादातर लोग उससे कभी मिले नहीं थे, लेकिन सब लोग जानते थे कि यह रुद्राक्ष सिंघाना है, इस पूरी कंपनी का डायरेक्टर। ठीक उसी वक्त रुद्राक्ष बहुत ही ग्रेसफुली चलते हुए डायरेक्टर की सीट पर आया और अपने कोट के 2 बटन खोलकर अपनी सीट पर बैठ गया और सीट पर बैठते हुए उसने पूरे रूम में एक कोल्ड नजरों से सबको देखा। जिससे भी रुद्राक्ष की नजरें मिली, सब लोगों ने अपनी नजरें नीचे कर ली। उसका ऑरा ही इतना डोमिनेटिंग था कि कोई उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। थोड़ी देर तक रूम में बैठे हर इंसान को देखने के बाद फाइनली रुद्राक्ष ने अपनी डिप आवाज में कहना शुरू किया, आप लोगों को इंतजार करने के लिए आई एम सॉरी, लेकिन कोई अर्जेंट काम आ गया था और मुझे उसे पहले सेटल करना पड़ा। जो लोग थोड़ी देर पहले यहाँ से जाने के लिए हल्ला मचाए हुए थे, उन्होंने अपना गला साफ किया और एक भी शब्द उनके गले से नहीं निकले। लेकिन ठीक उसी वक्त एक गोल्डन बाल वाला आदमी, जिसकी आंखें नीली थी, हिम्मत इकट्ठा करके बोला, मिस्टर सिंघानिया, मैंने पहले ही अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है, लेकिन अभी तक उसे कंफर्म नहीं किया गया है। क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझे और बाकी सबको यहाँ बुलाने का आपका इंटेंशन क्या है? रुद्राक्ष ने अपनी आंखें छोटी करके उस ब्लॉन्ड आदमी को देखा और बोला, तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया गया है? यही तुम्हारी इग्नोरेंस को प्रूव करता है। मैं अपनी कंपनी में तुम जैसे इग्नोरेंट और घमंडी लोग नहीं चाहता। तुम जा सकते हो। वह आदमी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। उसने पहले ही सोच लिया था कि रुद्राक्ष क्या बोल सकता है उनसे, और उसने पहले ही बहुत सारे बहाने ढूंढ लिए थे अलग अलग तरीके से रुद्राक्ष को मना करने के, लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि रुद्राक्ष उसे तुरंत यहाँ से जाने के लिए कह देगा। क्या रुद्राक्ष उनके सामने यहाँ रुकने के लिए भीख नहीं मांगनी चाहिए? उसे समझ नहीं आया कि रुद्राक्ष की बातों पर वह कैसे रिएक्ट करे। वही रूम में बैठे बाकी लोग भी रुद्राक्ष यह बात सुनकर हैरान हो गए, स्पेशली ध्रुव और इन सभी लोगों का डायरेक्टर। वह लोग इतनी शॉक थे कि अपनी आंखें चौड़ी करके रुद्राक्ष की तरफ देखे जा रहे थे। यह आदमी करना क्या चाहता है? क्या रुद्राक्ष पागल हो गया है? तभी रुद्राक्ष ने आगे कहा, मैं 11 घंटे की फ्लाइट का सफर कर दे यहाँ आया और 11 घंटे का वक्त लगाकर तुम सबको इकट्ठा किया। पिछले 22 घंटे से मैं बिल्कुल आराम नहीं किया है। आप लोगों को इसी बात से समझ आना चाहिए कि आप लोगों से मिलने के लिए मैं कितना सिंसियर हूँ। यह सुनकर सभी लोग थोड़ा रिलीफ हुए। फिर कुछ सेकंड रुकने के बाद रुद्राक्ष आगे बोला, मैं नहीं जानता है कि दूसरे लोगों को कौन सी पोजीशन और कितना पैसा ऑफर कर रहे हैं, लेकिन जब अब आप सब डिजाइन कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली वह लोग मुझसे ज्यादा आप लोगों को पैसे ऑफर कर रहे होंगे। रुद्राक्ष यह बात सुनने के बाद उस गोल्डन हेयर वाले आदमी ने फिर से अपनी हिम्मत इकट्ठा की और बोला, मिस्टर सिंघानिया, जब मुझे पता चल ही गया है कि आपको सब पता है तो मैं सीधे सीधे बात करता हूँ। जैसा कि लोग हमेशा कहते हैं कि जिन्हें जहाँ ज्यादा पैसा मिलेगा वह लोग वही जाएंगे, मैं भी बिल्कुल वैसा ही सोचता हूँ। जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए मैं आपकी कंपनी छोड़ रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मिस्टर सिंघानिया हम सबको इस बात के लिए ब्लेम नहीं करेंगे।
रुद्राक्ष ने हमें सर हिला और कहा, मैं आप लोगों को ब्लेम नहीं करूंगा, इनफैक्ट मैं आप लोगों से एग्री करता हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वह काफी पोटेंशियल और टैलेंट रखते हैं, इसलिए यह नॉर्मल सी बात है कि आप लोगों को इससे ज्यादा की इच्छा है। पहले मैं सीधे पॉइंट पाता हूँ, जो लोग यहाँ रहने के लिए इस कंपनी में काम करने के लिए मान जाते हैं, कंपनी उन्हें हर एक प्रोजेक्ट में उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उन्हें रिवॉर्ड देगी और हर एक प्रोजेक्ट प्रॉफिट में उनका शेयर होगा। यह सुनते ही सब लोग आपस में बातें करने लगे। क्या यह कहना चाहते हैं कि हमें यह कंपनी में शेयर देंगे हमारे कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे रिवार्ड्स? एक्चुअली शायद यही इस बात का मतलब है। उस गोल्डन बालों वाले अंग्रेज आदमी ने फिर से मुंह बनाते हुए कहा, आपके शेयर की कीमत होंगी भी कितने? वह लोग मुझे अपनी कंपनी में जनरल मैनेजर की पोस्ट ऑफर कर रहा है, इसके हिसाब से मैं एक साल में 10 मिलियन तक कमा सकता हूँ। उसकी यह बात सुनते ही रुद्राक्ष एक आईब्रो उठाकर उसे देखा और कहा, मुझे पक्का यकीन है कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वह साल का 10 मिलियन से कम तो नहीं कमा रहे होंगे, लेकिन फ्यूचर में जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतना बड़ा कंपनी आप लोगों को कंट्रीब्यूशन के हिसाब से पैसे देंगे। ऑफ कोर्स वह 10 मिलियन से कई ज्यादा होंगे। क्या आप लोग ही यह नहीं देखना चाहते कि आप लोगों में कितना टैलेंट है और अपने टैलेंट के बारे में पर आप लोग कितना कमा सकते हैं? आप लोग कंपेयर करके देख लीजिए, दूसरे कंपनी में आप लोगों को एक स्टेबल पोजीशन और एक फिक्स पैसे मिलेंगे, लेकिन क्या आप लोग एक बार ट्राई करके नहीं देखना चाहेंगे कि आप लोग अपने टैलेंट के दम पर कितना कमा सकते हैं? उसकी बातें सुनकर वह गोल्डन बालों वाला आदमी हैरान हो गया। न सिर्फ साल के 10 मिलियन बल्कि उससे भी ज्यादा। रूम में बैठे सभी लोग यह सब सुनकर हैरान हो गए। तभी रुद्राक्ष ने आगे कहा, आप सभी लोग हमारी कंपनी में कई सालों से काम कर रहे हैं और मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोगों की इस जगह से काफी फीलिंग जुड़ी हुई होगी। क्या लगता है आपको? क्या आप लोग यहाँ रुकना चाहेंगे और यह देखना चाहेंगे कि आप लोग अपने टैलेंट के बारे में पर कितना कमा सकते हैं, या फिर आप लोग दूसरी कंपनी में जाना चाहेंगे जहाँ आपको एक फिक्स पोजीशन और एक फिक्स्ड सैलरी मिलेगी, एक सिंपल लाइफ जिसमें कोई चैलेंज नहीं होंगे? उस गोल्डन बालों वाले अंग्रेज आदमी ने सबसे पहले अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं यहीं रहूंगा। वह यह देखना चाहता था कि वह इस कंपनी के लिए क्या कर सकता है और अपने टैलेंट के दम पर कितना ज्यादा कमा सकता है। उस आदमी की तरह ही कई लोगों ने भीड़ में अपने हाथ खड़ा किया है और कहने लगे, मैं भी यही रुकना चाहूंगा। सेम हेयर। मैं भी। लगभग सारे लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे रूम में। यह देख ध्रुव की आंखें बड़ी हो गई। वह यह देखकर शॉक हो गया कि जो उसने सोचा था उससे बिल्कुल उल्टा हो गया है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।